हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में मुनाफा वसूली थोड़ी बड़ी। निफ्टी फिलहाल 18,200 के बेहद नजदीक पहुंचा। ICICI बैंक, HDFC बैंक में दबाव, मिड कैप में भी गिरावट बढ़ी। कमजोर बाजार में भी सरकारी बैंकों ने दिखाया दम। लगातार चौथे दिन तेजी। इस महीने 10% से ज्यादा उछला निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। आज बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक और PNB 4% से 5% उछले। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% भागा। सरकारी बैंकों को छोड़ के सभी सेक्टर्स में बिकवाली। ऑटो, रियल्टी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी। बड़ी ब्लॉक डील के बाद नायका में 3% से ज्यादा की तेजी। TPG कैपिटल ने बेचे 5 करोड़ से ज्यादा शेयर। उधर ब्रोकरेज हाउस अपग्रेड के बाद PB फिनटेक 8% ऊपर। नमस्कार, कमाई का अड्डा में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ने वाला है। कुछ ही समय में फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ कोलकाता से राजेश अग्रवाल, मुंबई से टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ समीत चौहान और नीलेश जैन पुणे से हमारे साथ, राजेश सतपुते नवाबों के शहर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, मानस जायसवाल इंदौर से हमारे साथ हैं, कविता जैन। और 2:30 बजे हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है 2:40 पर होगा 4 का चौका। मानस जायसवाल देंगे सस्ता ऑप्शन। FNO का सुपरस्टार लेंगे समीत चौहान से। नीलेश जैन बताएंगे चार्ट का चमत्कार। वहीं राजेश अग्रवाल बताएंगे कौन सा मिड कैप शेयर करा सकता है भरपूर कमाई। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे KR चौकसी के देवेन चौकसी। और 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस। और आज 3 बजे हम एक स्पेशल डिस्कशन भी करेंगे मार्केट से थोड़ा हट कर, जो कि होगी फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर। लेकिन इस समय मार्केट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दे रहा हूँ 2 मिनट में, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा एक ओवरऑल सेटअप पर बात कर लेते हैं वीरू। और 130 पॉइंट निफ्टी नीचे है, करीब 18,212 पर इस समय। और 222 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे 42,236 पर। और निफ्टी ने क्लियरली अपना वो जो लो है, रीसेंट लो, उसको तोड़ दिया है। उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर देखना कि किस तरीके से आगे मार्केट मूव करता है। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग बना हुआ है, अभी 0.5% ही नीचे है बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी अब 18,200 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव हो जाएगा। मार्केट ब्रेथ भी खासी पुअर है, 1:2 का एडवांस डिक्लाइन। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम इस समय गिरावट देख रहे हैं। वीरू, हाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। हाँ, ये स्पेन है मार्केट्स में। और निफ्टी बैंक हालांकि फिर भी देखिए उसका जो टेक्सचर है उसका अगर आप देखें तो शायद बिहेवियर उतना ख़राब नहीं है। स्टिल टू फार फ्रॉम 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन हाँ, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18,200 यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट आज से खुल चुका है। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्सपायरी यानी 24 नवंबर को होनी है, उसमें हम सबसे लोवेस्ट ऑप्शन बेस पे आके ट्रेड करते हुए 18,200 इस पुट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ। और हम अब 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड करते हुए। अनुज, आज थोड़ा सा बाजार में अगर आप देखें पार्टिसिपेशन कम है और लीडरशिप का अभाव है। बैंकिंग थोड़ा सा प्रेशर में, मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा बैंकिंग बैकफुट पे आता हुआ। लेकिन थोड़ा सा जो सुबह डाउन साइड खुला वो निफ्टी IT ने खोला और बाकी एक एक करके अगर आप देखें लूजर्स बढ़ते गए। लेकिन आज थोड़ा सा फिर भी मैं मानता हूँ कि बाजार में एक्टिविटी कम है, पार्टिसिपेशन कम है अनुज। हाँ वीरू, बिल्कुल। देखिए, और निफ्टी ने एक क्लियरली आज एक अपना जो लोअर लेवल है वो तोड़ा है, करीब 18,252 का। तो आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम भले ही कम हो लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगातार 2-3 दिन से अब ये गिरावट बढ़ रही है। और जो मुझे लग रहा है ये वो एक ट्रेड है जिसमें मार्केट एक बेसिकली जो एक बाय ऑन डिप्स वाले एक हर डिप पर बाय करने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनको शायद मार्केट थोड़ा सा एक साइड पे कर रहा है। और उसके बाद यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा। ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है वीरू। कई बार होता है मार्केट में कि आप एक क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर दें, उसके बाद लगे कि शायद जो वो क्रूशियल लेवल 18,252, उसके बाद लगे कि ये तो चलिए मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, उसके बाद लेकिन मार्केट रिवर्सल दिखाता है आपको। इसकी भी पॉसिबिलिटी है। उसमें मुझे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, सबसे पहले तो एक ऑप्शंस के आंकड़े लेकर आइए एक बार जरा 18,300 और 18,400 की कॉल्स देखिए। ये ऑलमोस्ट वही कॉन्फिडेंस है जो कॉल राइटर्स ने पिछली वीकली सीरीज में दिखाया था। 18,300 और 18,400 पर, 18,300 पर करीब 80 लाख का बिल्डअप और 18,400 पर करीब 80 लाख का। तो 1.6 करोड़ शेयर्स इन 2 स्ट्राइक पर ऐड हुए हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही अब इंटरेस्टिंग जंक्चर बन गया है। लेकिन
पुट राइटर्स की तरफ से पैनिक नहीं है। मैं 18,200 और 18,250 की पुट्स देख रहा था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पुट बायर्स को कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसा मिला हो, और अभी भी जो पुट राइटर्स हैं उनमें घबराहट नहीं है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ये बता रही है मुझे कि अभी भी मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अभी भी मार्केट में ट्रेंड ऊपर ही है। ये जो डिक्लाइन है ये अभी भी अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसका एक क्लियर एग्जांपल है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे वीरू तो सपोर्ट के ऊपर है, जो पहला सपोर्ट था उसके ऊपर ही है अभी। एक 42,300 42,200 वो सपोर्ट जोन था। 42,200 से 3-4 बार मार्केट बाउंस बैक किया है। 42,200 अगर टूटा लेकिन तो 42,000 पर एक बार बैंक निफ्टी जा सकता है। तो इसके लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आज की निफ्टी की क्लोजिंग 18,200 के ऊपर होनी जरूरी है, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 42,200 के ऊपर होनी जरूरी है। अगर ये होता है तो फिर मैं कहूँगा कि मंडे को एक बार चेक लेंगे मार्केट का कि वो लेवल्स होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वीरू जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 18,200 आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। यस, कॉल राइटर्स में कन्विक्शन है, लेकिन पुट राइटर्स एट 18,200 स्टिल अगर आप देखिए उनका जो बिलीफ है वो क्रैक नहीं हुआ है, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे अभी भी 42,257 पे काम करते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स से बाहर निकल के जरा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अप्रोच क्या है उसको ध्यान देते हैं। अगर आप आज लॉन्ग्स को देखें, देखिए दो खेमे ऐसे हैं जिन्होंने आज लॉन्ग्स विटनेस किए। उसमें पहला था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, आप चाहे एमजीएल को लीजिए चाहे आईजीएल को लीजिए, दोनों ही स्टॉक्स में आज सब्सटेंशियल ओआई बिल्डअप 8.3, 12, 19.2, और गुजरात गैस भी अगर मैं जोड़ दूँ इस पर तो करीब 10.4%। ये कुछ ऐसे स्पेस थे जिन्होंने काफ़ी लॉन्ग विटनेस किया आज इस गिरते हुए बाजार में भी और इस डल मार्केट में भी। और सुबह जब शुरुआत का पहला डिप था और इवन मिड सेशन तक, याद रखिएगा, बैंकिंग में एक क्लास, एक स्पेस, एक सेक्टर और एक अगर आप देखें धड़ा ऐसा था जो कि विटनेस कर रहा था लॉन्ग। पीएनबी आज इसने लगभग दिसंबर 2021 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर देखा। OI एडिशन 37%, huge, and it was a clear 1 year breakout. कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे लॉन्ग्स दिखे, और कोटक महिंद्रा बैंक, PSU ये से बाहर निकल के अगर आप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जाएं तो ये वो मात्र स्टॉक है जो कि अपना OI एडिशन लॉन्ग साइड पे देख रहा था, विटनेस कर रहा था। 4.8% है। शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा अगर किसी स्पेस में हुई है तो वो है टाटा केमिकल, और मतलब केमिकल स्पेस, टाटा केमिकल, नवीन फ्लोरिन। कल के एक मैजिक शो के बाद और एक सुपर शो के बाद आज 6.6% का शॉर्ट साइड पे OI एडिशन, और साथ ही साथ 14.5% का OI बिल्डअप यहाँ पे अतुल लिमिटेड पे काफ़ी शॉर्टिंग इस स्टॉक में आज हुई है। तो ये कुछ अगर आप देखें स्टॉक्स का लिखा जोखा था। पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ स्क्रीन पे, राजेश अग्रवाल, राजेश सतपुते, नीलेश जैन, समित चौहान, मानस जायसवाल और कविता जैन इस पर जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में इस क्लोजिंग पर अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए। मानस, पहले मैं आपके पास आऊँगा। दोनों ही इंडिसेस पे क्रूशल लेवल्स स्क्रीन पे मौजूद हैं अभी भी, आप क्या पिक करेंगे? यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे या फिर आपका कोई कन्विक्शन कॉल लॉन्ग साइड पे भी है? देखिए, रिवर्सल तो क्लियर कट दिख रहा है। बहुत ही अहम सपोर्ट निफ्टी ने ब्रीच किए हैं, और उसको देख के लग रहा है कि निफ्टी 18,100 18,050 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। बजाज फाइनेंस पे बिकवाली करने की राय रहेगी। देखिए, यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम काफी समय से हम देख रहे हैं, लेकिन अब अहम यह है कि 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है। तो बजाज फाइनेंस में बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 6850 के आपको स्टॉप लॉस रखने हैं, और नीचे की तरफ 6575 तक के आप टारगेट्स देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो बजाज फाइनेंस का पुट ऑप्शन है वो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। 6800 का पुट ऑप्शन लीजिए, 101 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 64 के स्टॉप लॉस के साथ। 175 तक के टारगेट इस पुट ऑप्शन में 6800 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस में सेल करिए, ये है कॉल इस समय मानस जायसवाल जी की तरफ से। अब एक आध ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने पैनल से बात करेंगे। तो सबसे पहले तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स लाइए। हालांकि मार्केट वीकनेस का है, लेकिन हम हमेशा शुरुआत करने की कोशिश करते हैं थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर क्लियरली आज एक थोड़ा पॉजिटिव बना के चल रहा है। देखिए, बात करते करते HCL टेक नेगेटिव में आ गया, तो उसकी बात नहीं करेंगे। NMDC में आज एक ज़बरदस्त मूव है। सुबह सबसे पहले इसी स्टॉक को हमने स्पॉट किया था और 4.5% इस समय ये स्टॉक ऊपर है, और बिरला सॉफ्ट इस समय करीब 2.5% नीचे ऊपर है। मिड कैप IT शेयरों में आज थोड़ी सी खरीदारी हुई थी। इस हफ्ते महिंद्रा में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। महिंद्रा में एक वन वे तेजी आई थी, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है क्लियरली। बजाज फाइनेंस के बाद अभी भी मानस ने की करीब 2% नीचे। ग्लेनमार्क फार्मा में अच्छी खासी आज पिटाई हो रही है, 5% नीचे ये स्टॉक।
और मनापुरम फाइनेंस जिसमें कल याद रखिएगा बड़ी रैली हुई थी, ये स्टॉक अब अपनी उस रैली को गिव अप करता हुआ 4% नीचे। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं वापस। बजाज फाइनेंस पे एक कॉल आ चुका है। सतपुत्र जी, गुड आफ्टरनून। आपकी क्या कॉल होगी मार्केट पर, और इस समय टेक्सचर देखते हुए आप लॉन्ग कॉल दे रहे हैं या शॉर्ट? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी देखिए, मेरे हिसाब से बाजार का जो टेक्सचर है थोड़ा वीक हो चुका है। हम लोग एक रेंज देख रहे थे कि 18,250 से लेकर 18,500, और इस रेंज को वायलेट किया है। 18,200 ठीक है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बिकवाली जो है प्रेशर है वो थोड़ा और होगा। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग करेंगे, लेकिन सेलिंग कहाँ करेंगे? बजाज ऑटो में। मुझे लगता है यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है। पिछले अगर आप कहें अनुज जी, तो पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन हमने देखा बजाज ऑटो 3,700 के ऊपर मेंटेन कर रहा था। आज इसमें विद प्राइस एंड विद वॉल्यूम ऐसे दोनों ब्रेकडाउन देखते हैं। तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में वीकनेस आएगी। 3,700 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करे। एज फार एज द ट्रेडिंग इज कंसर्न, यहाँ पे पहला सपोर्ट बनता है 3,570 पे। ओके, बजाज ऑटो सेल। और यकीन मानिए जो 2 अब तक सेल्स आए हैं, और बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस पे तो हम लोग पिछले 5-7 सेशन से वैसे अगर आप देखें काफ़ी नेगेटिव थे। इनफैक्ट परसों भी मानस ने एक बहुत अच्छा शानदार एक शॉर्ट कॉल दिया था बजाज फाइनेंस पे जब हम बातचीत कर रहे थे, और वो शॉर्ट अप ग्रिप में है। बजाज फाइनेंस एक ज़माने बाद, यानी पोस्ट 27 जुलाई 2022 पहली बार ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। राजेश जी का जो कॉल आया है शॉर्ट, ये भी वो स्टॉक है जो कि 200 डे के नीचे ट्रेड करता हुआ, और कल ही इसने 200 डे का साथ छोड़ा था। कविता जी नमस्कार, आपका कॉल क्या होगा इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, कॉल इज लाइक उन स्टॉक्स को देख रहे हैं जहां आज प्रॉफिट टेकिंग हो रही है बट स्टिल स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। सो एफएल इज वन ऑफ द काउंटर जहां आप देखें एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। चार्ट सेटअप आप वीकली, डेली चार्ट एनी हाउ आप देखें, ऑन वीकली एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने में है। वेयर इज ऑन अ डेली चार्ट अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, इवन कप एंड हैंडल यू कैन से। सो 1280 के लेवल्स पर है, एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। मुझे लगता है ये जो डिप मिल रहा है, इस डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। डिक्लाइन अप टू 1260 का आप एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करें। 1235 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। नजरिया रखना चाहिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का, तो वहां टारगेट्स होंगे आपके 1325 के लेवल्स की तरफ। वेर एज एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल की तरफ भी अगर कोई इसे लेना चाहता है तो दिस सीम्स टू बी गुड, जहां 1450 1500 तक के लेवल्स हम इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर 1 और 2 डेज नजरिया ट्रेडिंग कॉल की तरह डिक्लाइन अप टू 1260 की एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए एक फाइनली बाय कॉल आई एफएल पर। एक बाय कॉल यहाँ पर आती हुई, कैश स्टॉक है ऑब्वियसली। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून। ये मार्केट की डिक्लाइन को किस तरीके से देख रहे हैं आप? प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल है यहाँ पर, या फिर ये एक शेकआउट है? और आपकी कॉल क्या होगी इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। ये जो मार्केट में इस बार गिरावट बनी हुई है लास्ट 2-3 दिन से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले शुक्रवार को भी जब अपनी बात कर रहे थे और बाज़ार 1000-1500 पॉइंट ऊपर था, तब भी अगर आप देखो तो बॉर्डर मार्केट में इंडेक्स के बाहर के जो शेयर्स हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। रेदर कई जगह हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तो उल्टा फ्लैट या नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा था। पिछले 2-3 दिन से भी वही हालात थे। तो बॉर्डर मार्केट में इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं है। इसके कई कारण हैं। मुख्यतः ये कारण है कि ट्रिगर्स की कमी है। जो रिजल्ट सीजन था ओवर हो चुका है, जो इकोनॉमिक डेटा था आ चुका है, फिर भले वो देसी हो या विदेशी, दोनों तरफ से डेटा आ चुके हैं। अब लोगों को इंतज़ार है आने वाले अगले महीने जो आरबीआई पॉलिसी मीट होगी उसकी। तो उसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाज़ार सुस्ता रहा है, और कई जगह हमने देखे हैं अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद शेयरों में अच्छी पिटाई होते हुए। मैं समझता हूँ ऐसे कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छे फंडामेंटल्स वाले हैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं जो 1-2 दिन या हफ्ते 10 दिन के लिए करते हैं, उसके लिए इस वक्त दूर रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि बाज़ार में कोई मूवमेंट कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कन्विंसिंगली ये बोला जा सके कि भाई शॉर्ट टर्म में ये अप मूव में या डाउन ट्रेंड में है। कोई स्टॉक की बात हो तो मैं समझता हूँ कि अभी जैसे वीरू जी बता रहे थे ना
कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में थोड़ी सी ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, उस कड़ी को जोड़ते हुए मैं MGL इस वक्त रिकमेंड करना चाहूँगा। 975 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी है जो कि मुंबई एडजॉइनिंग एरियाज़ और रायगढ़ जो कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सप्लाई करती है। अब गैस की खपत बढ़ती जा रही है, फिर वो चाहे PNG डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो या आपके CNG के वजह से हो, दोनों तरफ से खपत बढ़ी हुई है। सरकार का भी थोड़ा सा पॉलिसी स्टैंस इनको हेल्प करने की तरफ है, जो कि मुझे लगता है कि जो गैस एलोकेशन अगर बढ़ जाएगी तो इनके मार्जिन स्टेबल होते हुए नज़र आएंगे। न केवल स्टेबल बल्कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इम्प्रूव होते हुए नज़र आए। वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो 11-12 की PE पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत कंफर्ट दे रहा है। और अगर देखेंगे तो अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स को पिछले कई महीनों से, यहाँ पे एक बार नज़र रखनी चाहिए 975 के टारगेट के साथ। ओके, चलिए एक बार ज़रा मैं एक बार निफ्टी का एक चार्ट देख रहा था, एक बहुत क्लियर एक कोशिश हो रही है इस समय निफ्टी का जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको डिफेंड करने की। 18,229 है वो लेवल। और इस समय एक्चुअली निफ्टी डेली उसमें S2 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट 2 उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है और S3 के काफ़ी करीब है। तो ये जो जोन है ये बहुत ही डेलिकेट जोन है इस समय मार्केट का। ये अगले 20-25 पॉइंट काफ़ी क्रूशल हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मार्केट यहाँ से किधर जाएगा। और इसके लिए ये निफ्टी पर बैंक निफ्टी तो खैर अभी भी ज़बरदस्त स्ट्रांग है, मतलब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी काफ़ी अभी 200 पॉइंट दूर है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी शायद मार्केट को इतना डर ना हो, लेकिन निफ्टी में एक ऑब्वियसली थोड़ा सा एक काफ़ी टाइम के बाद मार्केट में इस तरह का डिक्लाइन आया है। और आज IT वापस वीक हुआ है एक्चुअली। टेक महिंद्रा और HCL टेक ये थोड़े से अब इस समय आखिरी के कुछ मिनटों में थोड़ी सी यहाँ पर एक वीकनेस आ रही है। ये निफ्टी IT देखिए करीब 0.5% इस समय नीचे निफ्टी IT। और वो जो कॉल बजाज फाइनेंस पर दी गई थी वो क्लियरली बजाज फाइनेंस ने एक्चुअली इस वीक काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल से इस वीक करीब 4-4.5% नीचे है। बैंक निफ्टी भी इस वीक में करीब 5% गिरा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट के अगेंस्ट क्लियरली काम किए हैं इस हफ्ते। नीलेश भी जुड़ गए हमारे साथ। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपकी क्या कॉल होगी इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड सभी को। देखिए खरीदारी पे फोकस है, जो खरीद के चलने का स्टॉक है वो है PFC। देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार एक हार्ट एंड हैबिटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। लगभग 102 के आसपास का एक बेस फॉर्मेशन हुआ था, वहां से हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। साथ ही साथ अपने पिछले 6 से 8 महीने के लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 130 के इमीडिएट टारगेट होंगे एंड 122 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, PFC अगर आप देखें आपका बाय कॉल, एक बार PFC का चार्ट लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। PFC REC कुछ दिनों से अगर आप देखें स्टॉक हरकत में है और PFC इस वक्त इस प्राइस पे 124.85 पे लगभग CY22 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। और ये पूरा का पूरा अगर आप देखें लास्ट जो 30 सेशन का अगर आप देखें जो पीरियड था उस पर स्टॉक ने एक वर्टिकल अगर आप देखें राइज दिखा। 18 अक्टूबर को कहाँ ये स्टॉक 101 पे था 124 पे, यानी 24% का स्विंग मात्र एक महीने के अंतराल में, यानी करीब 22 सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में इसने दिया है। सुपर स्ट्रक्चर। नीलेश, इनफैक्ट एक बार जरा REC को रीड करेंगे, व्हाट्स टेक ऑन REC करीब 100, इसमें कौन से क्लस्टर के बाद या फिर कौन से लेवल के बाद ये मूव आ सकता है, आपका व्यू? काउंटर पकड़ा है आपने, अमूमन दोनों में एक साथ में मूव हमें देखने को मिलता है अमूमन, बट इस बार ये हो रहा है कि नतीजों के बाद यहाँ कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी थी यहाँ पे 7 नवंबर को, उसके बाद लगातार 8 कंसेक्यूटिव सेशन में एक साइडवेज मूव दिखा रहा है। 102 का वो लेवल होगा जिसके पार निकलने के बाद एक तरफा यहाँ पे रैली मिलेगी हमें देखने के लिए। 106 से 108 तक का मूव हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। तो 102 के ऊपर इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। करंट लेवल पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहने की सलाह होगी। 98 के नीचे अगर निकलता है, फिसलता है, तब वहां पे एक बार के लिए लॉन्ग से एग्जिट करने की सलाह होगी। 98 का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रूशियल सपोर्ट है।
कुछ स्टॉक्स में आप क्लियर ब्रेकडाउन है, एक लेकर आइए बंधन बैंक का स्टॉक। इसकी हमने चर्चा कल भी की थी कि ये काफ़ी टाइम के बाद इसने अपना एक जो रेंज है उसको ब्रेक किया है बंधन बैंक ने। नॉर्मली ये 230-40 नहीं तोड़ता, बहुत टाइम के बाद इसने तोड़ा था। इनफैक्ट इसका एक 12 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये आपको दिखा देगा किस तरीके का मूव इस समय इस स्टॉक में आ रहा है। बंधन बैंक की बात हो रही है, ये देखिए, हाँ ये डेज लो पर इस समय, लेकिन एक 12 महीने का चार्ट ये देखिए, ये वो जो एक आप नोटिस करेंगे एक क्लियरली एक हर बार एक बाइंग आ जाती थी इसमें, वो उस जोन में 230-40 के बीच में। इस बार नहीं आई और करीब 3.5% इस समय नीचे है। तो राजेश जी, फंडामेंटली बंधन बैंक पर क्या भी होगा आपका? क्योंकि यहाँ दिक्कतें तो रही हैं क्लियरली, लेकिन लोअर लेवल पर इसमें हमेशा एक सपोर्ट आता था जो इस बार मिसिंग है। आपका फंडामेंटल व्यू क्या होगा इस पर? देखिए, फंडामेंटल इसमें दिक्कत आसाम के कलेक्शन को लेकर के है। अदरवाइज अगर आप देखो तो 5,000 के ऊपर इनके आउटलेट्स हैं, अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। दिक्कत आसाम के जो वहाँ से है, दूसरे अगर NIMs देखो तो 9-9.5% पे चला करते थे, वहाँ से लुढ़कते हुए ये 7% के लगभग आ गए। तो मुझे लगता है इस वक्त दबाव बना रहेगा। दूसरे इससे बेहतर ऑप्शंस आपके पास बाज़ार में उपलब्ध हैं। PSU बैंकिंग स्पेस में ही अगर देखें तो यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस वक्त कोई इंटरेस्ट बना हुआ है। इस वक्त अवॉइड की सलाह रहेगी। किसी को बैंकिंग में अगर पोजीशन बनानी हो तो PSU स्पेस बहुत अच्छा ट्रैक्शन दे रहा है, वैल्यूएशन की वजह से भी, ये बैलेंस शीट क्लीनअप की वजह से। और थोड़ा सेफ साइड करना हो तो मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक और कोटक, ये दो ऐसे बैंक हैं जो बहुत अच्छा अपसाइड दे सकते हैं। ये बैंक्स पर अब देखिए डिस्कशन हुआ। इस बीच एक बार जरा PNB लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इनफैक्ट मिड सेशन तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अब थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ इट्स 45.30। और एक बार आप लेके आइएगा अपोलो हॉस्पिटल्स। इनफैक्ट ये डिस्कशन हमने थोड़ा सा अगर आप देखें कल भी टच किया था। लेट्स ब्रिंग अपोलो डे लो पर एट 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेट्स ब्रिंग मैक्स हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ 423 एट डे लो, नहीं मतलब लो पर है। और इसमें 2 नवंबर से लेके अब तक आप समझ लीजिएगा कि करीब 60 रुपये उड़ चुके हैं। इसके बाद आप फोर्टिस लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। राजेश अग्रवाल जी, आप लोगों ने हॉस्पिटल स्टॉक्स कौन से चीज़ किए थे, और अब एक नुमाइंदा ग्लोबल हेल्थ भी आपके पास है। अब इसको साथ रख के इस पूरे चंक में आप लोग का फ्रेश व्यू इस वक्त क्या है इस पूरे स्पेस पे, और जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो कैसे है इस वक्त? कौन सा पहले पायदान पे, कौन सा दूसरे पायदान पे? पहले पायदान पे तो अपोलो हॉस्पिटल ही रहेगा, जिसकी चर्चा हमने कई बार पहले भी करी हुई है। 10,000 बेड के साथ जिस तरीके की बढ़त इनकी बनी हुई है, मुझे लगता है कि टॉप ऑफ द ब्रैकेट यही रहेगा। कोई भी गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। न केवल हॉस्पिटल बल्कि इनकी फार्मेसीज़ की वैल्यूएशन कह लीजिए, या इनकी जो डेट रिडक्शन करने की ये बातें लगातार करते आ रहे हैं, या किया भी है इन्होंने अपने कुछ सब्सिडरीज बेच के, तो उनका फ़ायदा इन्हें सीधे सीधे मिलने वाला है। वैल्यूएशन थोड़े से हाई नज़र आएंगे, बट व्हेन यू आर ए लीडर थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई होता ही है। सेकेंड रैंक में अगर आऊँ तो मैक्स हेल्थ के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के टर्म्स में सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। 3400 बेड है इनके, करीब 16 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, और करीब 1500 बेड की एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा अपसाइड हो सकता है। मध्यम अवधि में मुझे हिसाब से 490 के टारगेट रखने चाहिए। उसके बाद अपने टारगेट रिवाइज कर सकते हैं, बट इस वक्त 490 के टारगेट के साथ मैक्स हेल्थ केयर में और गिरावट में अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, चलिए एक काम करते हैं वीरू। मार्केट में थोड़ा खैर कोशिश कर रही है मार्केट फाइट बैक करने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। एक ट्विटर पे आज बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चला शुरू से, जो अभी भी 2-3 ट्रेंड चले, उनके नंबर 1-2 पे थे वो। एक तो था गुड बाय ट्विटर, और एक था रिप ट्विटर, तो रेस्ट इन पीस ट्विटर। तो वहाँ तक तो ठीक था, ठीक है ना, वहाँ तक ठीक था। लेकिन अब स्टार्ट हो गया ऑर्कुट। मैं कहा ऑर्कुट याद है आपको वीरू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से शुरुआत भी याद है, उसका अंत भी याद है, और उसका अंत बहुत जल्दी हुआ था, मध्यकाल भी याद है मुझे। लेकिन ऑर्कुट जब चला था तो जबरदस्त चला था। वो हमारे ऑफिस में मुझे याद है जब वो स्क्रैप बुक हुआ करती थी उसकी, एक काफी जबरदस्त पॉपुलर हुआ था वो। लेकिन बस अब ये देखिए क्या मतलब ऑर्कुट तक ट्रेंड हो रहा है मार्केट में इस समय। ट्विटर टेक ओवर, ये सब
चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। आज लेकिन इलॉन मस्क साहब का जो ट्वीट था ना अनुज, आई मीन वो ग्रेवयार्ड वाला, आई मीन वो दर्द देता है। आई मीन आप ठीक है, अगर आप एक अधिग्रहण कर लिया, आपने कंपनी खरीद ली, पर मेरा मानना है किसी भी कंपनी पर टिप्पणी करने से, चाहे आप उसके स्वामी हो, चाहे कर्मचारी हो या फिर ना हो, आपको थोड़ी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसका कर्मचारी भी है भाई, कोई अपनी, अगर आप देखें रोजी रोटी चलाता है उससे। गलत था वो, गलत नहीं, बहुत गलत था। मैं कहता हूँ बहुत गलत था वो ट्वीट। इनफैक्ट वो एक्चुअली उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके ऊपर किसी ने रिप्लाई किया और उन्होंने उसी को उठा के डाल दिया। एक बहुत सही रिप्लाई आया था कि इट वुड हैव बीन फनी हैड इट नॉट बीन ट्रैजिक। मतलब काफ़ी ट्रैजिक था ये, देखिए, मतलब ये। और एक और चीज़ है वीरू, देखिए, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे, आपका एक अपना एक व्यू होगा, आपको लगता होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन जिसको फायर कर रहे हैं आप, उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ चेंज हुई है। इस चीज़ को थोड़ा सा एक सिंपैथी रखना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। ये मतलब कोई शोषा करने वाली चीज़ नहीं है ये जो हो रही है। और देखिए, ट्विटर की बहुत ज़रूरत है इस समय। ट्विटर ने काफ़ी एक लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, क्योंकि ट्विटर के अलावा बाकी, देखिए, वो फेसबुक तो पूरा का पूरा फैमिली के लिए है। फेसबुक पे तो अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि ये सब व्हाट्सएप पे ही होते हैं। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पूरा का पूरा एक पिक्चर्स का ऐप है। एक टेक्स्ट में एक इंफॉर्मेशन देने का एक, जिसे कहते हैं ना, और ये एक थोड़ा, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन एक थोड़ा सा एक जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं, वो एक ट्विटर ही यूज़ करते हैं। वो एक लगता है आपको कि एक जाके ट्वीट किया जाए, अपना एक व्यू ट्वीट किया जाए, एक इन्फॉर्मेशन ट्वीट की जाए, तो वो थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सैड डे है जिस तरीके से हो रहा है। आई जस्ट होप कि ये एकदम और फर्दर डाउनहिल ना जाए यहाँ से, थोड़ी सी इनको समझ आ जाए और शायद बच जाए ट्विटर, ये मेरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। राजेश अग्रवाल जी, आज देखा आपने वो ट्वीट, और इनफैक्ट मैं जब से ये अधिग्रहण हुआ है ना अनुज, आप यकीन मानिए, मैं वो जिस दिन वो सिंक लेके ट्विटर के ऑफिस में घुसे थे, मैं आई थिंक यही सोच रहा हूँ। आप बिल गेट्स को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सरल जीवन। आप हमारे यहाँ देखिए ना, श्री मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए। रतन टाटा एक नैनो में पहुँच गए थे वहाँ पे, क्या कहते हैं आपका, ताज में। आप बिरला जी को देखिए, आप गौतम अदानी जी को देखिए। भाषा शैली, उनका जीवन, और साथ ही साथ एक मर्यादा में रहते हैं। आई थिंक ये पहली बार मैंने देखा कि पैसा सर चढ़ के बोल रहा है मुझे। राजेश जी, आपने देखा वो ट्वीट, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देखा। और ये जो आपने भारतीय उद्योगपतियों की बात करी ना, तो वो कहते हैं ना कि खानदानी रईसी में और नई नई रईसी में फ़र्क होता है। तो ये लोग कई पीढ़ियों से अमीर हैं और इन्होंने सब कुछ देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके सर पे चढ़ के बोलेगा या आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसा कोई बदलाव नज़र आएगा। एक सभ्यता है, एक शालीनता है जो बनी रहेगी, भारतीय की संस्कृति है, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है वो वाकई दुखद है। सबसे बड़ी बात तो मुझे थोड़ा सा इसे दूसरी तरफ ले जाऊं तो कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस से इलेक्शन में खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ट्वीट बंद हो जाता है तो फिर उनका क्या होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि उनकी तो हम देखते थे बाज़ार में, रोज़ सुबह एक ट्वीट आता था, रोज़ शाम को एक ट्वीट आता था और बाज़ार उसके गड़बड़ करता था। तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जैसे अनुज जी कह रहे थे कि वाकई न्यूज़ एक्सचेंज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मैं खुद आपके कई ट्वीट्स को फॉलो करता था और उससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते थे। तो डेफिनेटली कोशिश तो मैंने चाहूँगा तो यही कि ये डाउनहिल ना जाए और वहाँ से हालात सुधरते हुए नज़र आए, नहीं तो ऑर्कुट जैसा ही कोई फिर भूली बिसरी यादें रह जाएंगी। चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट पर फोकस कर लेते हैं। ये तो हमारी एंगस्ट है, ये तो चलती रहेगी। निफ्टी अब कोशिश कर रहा है कमबैक की, और वो कोशिश कर रहा है उस लेवल, वो जो अपना 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको बचाने की, वो जो S3 है डेली चार्ट्स पर, उसको बचाने की क्लियरली एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो लो था वो था 18,209 और अब हम इस समय आ गए हैं 18,244 पर। तो करीब करीब एक 35 पॉइंट की रिकवरी है। 35 पॉइंट कहने को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी 135 पॉइंट गिरा हुआ था तो 135 में से अगर उसने 35 रिकवर किए हैं तो वो एक तरीके से एक थोड़ी सी तो रिकवरी मानी जाएगी। और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस घंटे रिकवरी आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली काफ़ी बड़ा एक गो टू स्टॉक रहा है बुल्स के लिए। जब भी दिक्कत में आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पकड़ लेते हैं
और यहाँ से देखिए एक डिसेंट मूव इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर एक सतपथ जी एक बार जरा चार्ट देखकर बताइए, एसबीआई का ऑल टाइम हाई की तैयारी है क्या इसकी रिगार्डलेस ऑफ मार्केट? अनुज जी, मेरे हिसाब से स्टेट बैंक जब तक 600 का लेवल मेंटेन किए हुए है, मैं फ्यूचर्स की बात करूं तब तक ऑल इज वेल। 600 इसका 10 डे है। एट द सेम टाइम अगर स्विंग के हिसाब से अभी देखते हैं, आर्ली चार्ट पे चले जाते हो, तभी यही दिखता है कि ये 598 टू 600 ₹2 का एक आप कह सकते हैं पेनिट्रेशन, हम इसे कहते हैं। सिर्फ पेनिट्रेशन होता है और फिर 600 से रिकवर होता है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 600 के ऊपर है तब तक ऑल इज वेल। इसका ऊपरी लेवल पे जो टारगेट, जैसे हमने सुबह भी इस पे बात की थी, 620 625 इस लेवल तक तो मुझे लगता है एक्सपायरी तक जाना चाहिए। तो लॉन्ग का ट्रेड है तो बने रहे, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ निफ्टी है और एक तरफ स्टेट बैंक। तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना है 590 का, 590 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे अगर आप एसबीआई लॉन्ग पोजीशन में बने हैं तो। एसबीआई आपकी स्क्रीन पे, यस, एक सेवियर के तौर पे ये स्टॉक रहा है हमेशा। लेकिन नीलेश, आपका कोटक महिंद्रा बैंक पे टेक क्या है? कोटक, आई थिंक अगर मैं सिर्फ आज के प्राइस पर, अभी के प्राइस पे फोकस ना करूं और इसके आज की कैंडल पे फोकस करूं, जिसके सहारे इसने एंटर करने की कोशिश करी थी एक ऐसी ट्रजेक्ट्री में जहां पे ये काफ़ी समय से नहीं गया। अब आप देखिए ना 2022 में कितनी टर्बुलेंस रही। हमने 2022 में क्या क्या नहीं देखा। अगर मैं निफ्टी को देखूं तो हमने एक अटेम्प्ट में सितंबर में 18,027 देखा। उससे पहले हमने, अगर आप देखें, अप्रैल में करीब करीब समझ लीजिएगा कि यही जोन देखा, और लगभग 18,100 की ट्रजेक्ट्री में हम काफ़ी हद तक रहे। लेकिन कोटक इस ट्रजेक्ट्री में पहली बार एंटर कर रहा था। हालांकि आज एक फेलियर हो गया, बट स्टिल आज की कैंडल को आप कितना रिस्पेक्ट देंगे? और मैं आपसे कहूं कि अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर एक बाय लेना है तो आपका प्रेफर्ड बाय क्या कोटक होगा? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए अपने एक साल के उच्चतम स्तर आज इसने छुए थे और लगभग 2000 के आसपास पहुंच चुका था। वहां से जिस हिसाब से बिकवाली हावी होती नजर आ रही है, एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉज इन दी करंट ट्रेंड जिसे हम कहते हैं, जो पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में एक तरफा तेजी हम देख रहे थे, वहां पे एक पॉज जरूर है, बट कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अभी भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन गिरावट में बनाई जा सकती है और ऊपरी स्तरों पर 2000 के लेवल के निकलने के बाद फिर से यहाँ पे फ्रेश तेजी हमें देखने को मिलेगी, जो इस काउंटर को 2050 से 2080 की ओर ले जा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले, बट लॉन्ग साइड में पोजीशन इंटैक्ट रखनी चाहिए। अगर कोई फ्रेश खरीदारी करनी है करंट लेवल पे, तो स्टॉप लॉस जो अब निकल के आ रहा है वो लगभग 1925 के आसपास का निकल के आ रहा है। और जहां तक रही प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में से प्रिफर्ड बेट की बात, मैं कहूंगा कोटक महिंद्रा बैंक की प्रिफर्ड बेट होनी चाहिए, क्योंकि बाजार के कंसोलिडेशन के विपरीत यहाँ पे हम एक आउट परफॉर्मेंस पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं और जिस हिसाब से एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक गोइंग फॉरवर्ड 2080 की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए काम करते हैं फिर, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानस जी के पास चलते हैं सस्ता ऑप्शन के लिए। मानस जी बताइए क्या चूज किया आपने? देखिए, इंडसइंड बैंक में बिकवाली करने का ट्रेड होगा, तो इंडसइंड बैंक का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदेंगे 1130 वाला पुट ऑप्शन, जो कि 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर खरीदारी करिए, माफ करिएगा 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है 1130 का पुट ऑप्शन। तो 17 रुपए पे खरीदेंगे, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 30 रुपए का टारगेट सेट करेंगे। इंडसइंड बैंक में 1130 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। इंडसइंड बैंक में 1130 का पुट ऑप्शन खरीदिए। ये इस समय एक कॉल आती हुई, तो ऑब्वियसली मार्केट में समय शॉर्ट कॉल्स थोड़ी सी बढ़ रही हैं। अब नीलेश जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। नीलेश जी बताइए। बिल्कुल, देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस में काफी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसी स्पेस में से आईजीएल, ये पर्टिकुलर काउंटर, हालांकि पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद आज के सेशन में अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। एक बुलिश एंगल्फिंग, मैं कहूंगा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे 430 से लेके 435 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 410 का स्टॉप लॉस होगा। अभी क्या लेना है? ओके, नीलेश जी का अगर आप देखें 4 का चौका में 4 का चमत्कार आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 41870 पे ट्रेड करता हुआ। अभी अब चलते हैं, एक काम करते हैं, राजेश जी अब मौजूद ही हैं, तो राजेश जी का पहले मिड कैप फंड निपटाते हैं। राजेश अग्रवाल जी, मिड कैप पे तो सेल लगी हुई है, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल सेल लगी हुई है, बहुत से अच्छे स्टॉक जो कि अच्छा अपसाइड दे सकते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है 40-50% तक टूट चुके हैं।
एक ऐसा ही स्टॉक ग्रेफाइट इंडिया का, जो कि अगर मुझे ठीक ध्यान आता है तो 650 के आसपास हुआ करता था, अभी 380 के आसपास है। बहुत अच्छी कंपनी है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में अगर कहा जाए तो कैपेसिटी के हिसाब से भारत में सबसे बड़ी कंपनी है। 98,000 टन की इनकी कैपेसिटी है। 3 प्लांट इंडिया में है, 1 जर्मनी में है। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ग्राफ्टेक, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक कमेंट्री दी थी कि इलेक्ट्रोड्स का बाज़ार अच्छा होगा, क्योंकि EAF रूट से जो स्टील बनते हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और सबसे अच्छी बात है, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए, इस तिमाही के नतीजे भी अच्छे आए थे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। लंबी अवधि में बड़े टारगेट हो सकते हैं, बट मध्यम अवधि में मैं समझता हूँ 440-450 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की जा सकती है। के ग्रेफाइट इंडिया, आई मीन आपकी स्क्रीन पर ये राजेश जी की कॉल है। एक बार जरा प्लीज़ ग्रेफाइट का चार्ट लेके आएंगे स्क्रीन पे। ग्रेफाइट इंडिया 388 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी का एक बार याद रखिएगा, ट्रेड का जो थीम होता है वो बेटर रिवॉर्ड। डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार चार्ट लेके आइएगा। मेरे स्क्रीन पे देखिए, उनके बात करते करते 388 का प्राइस था, मैं नोट करके रख रहा हूँ। ये स्टॉक लगभग आप समझ लीजिएगा कि मई 2021 से डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बेस 350 से 380 के बीच में। 388 हो गया। नाउ इट्स क्रॉसिंग इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आफ्टर अगस्त 2022। ओके, 388.45। अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं समित भी। उनसे काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं। पहले समित, आपका एफएनओ सुपरस्टार ड्यू था, अब आप कार्यक्रम में अभी भी शिरकत कर रहे हैं। पहले आपकी जो चर्चा है उसकी शुरुआत हम इसी से करेंगे। आपका सुपरस्टार स्टॉक कौन सा रहेगा? देखिए, यहाँ पे एक रीसेंट अंडर परफॉर्मर बायोकॉन हमें कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। इसमें एक 20 बिल्डिंग की फिलहाल तो प्रोसेस चल रही है, इससे कुछ मोमेंटम फिलहाल आया नहीं है, बट जैसे इसके लास्ट 1-2 हफ्ते की इसकी चाल है, ये स्टॉक में बहुत जल्दी एक अच्छा ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो हम थोड़ा एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको, और क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छा है, रिस्क काफी कम है, और अगर यहाँ से 288 का इसमें ब्रेकआउट आता है तो आपको बायोकॉन में एक शार्प सर्च 300-305 तक भी दिख सकती है। तो यहाँ पे बायोकॉन हम सजेस्ट करना चाहेंगे। 280 का स्टॉप लॉस, 300-302 का टारगेट होगा, और अगर कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर रहा है तो 285 का कॉल एट द मनी स्ट्राइक का कॉल 4.25 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये लगभग ₹1.5 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो, और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट मैच्योर होता है तो आपको 10 से लेके 12 तक ये स्ट्राइक प्राइस में एक अच्छा खासा प्रीमियम में इजाफा मिल सकता है। ओके, बायोकॉन आपका प्रेफर्ड बाय है। ओके, मैं इस ट्रेड पे आऊंगा, लेकिन पहले काम करता हूं। जो ये 4 का चौका के मैं 4 ट्रेड्स लिए, उनकी थीम, उनके अगर आप टारगेट स्टॉप लॉसेस पर स्क्रीन पर रखता हूं। मानस जायसवाल जी से शुरुआत की थी हमने 4 का चौका की, सस्ता ऑप्शन उनकी तरफ से आज वकालत की गई थी। लाइए जरा मानस का ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। और मानस ने पिक किया था आज ऑप्शन ट्रेड्स में पहला सस्ता ऑप्शन इंडसइंड बैंक की 1645 का पुट ऑप्शन। वहां पे ये वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1130 की पुट ऑप्शन फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 30 ऑन द हायर साइड, और ₹12 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ट्रेड आया यहाँ पर नीलेश जी के सौजन्य से 4 का चमत्कार में, और वो था, अच्छा समित ने अगर आप देखें, पहले रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। समित ने दिया बायोकॉन फ्यूचर्स फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 300-305, जो आज का एफएनओ सुपरस्टार स्टॉक था। और उसके बाद नीलेश ने जो 4 का चमत्कार में आज दिया वो था IGL। सुबह से ये खेमा बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी स्क्रीन पे 430-435 का टारगेट, 418 की रेंज जहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और ग्रेफाइट इंडिया जो राजेश ने रिकमेंड किया था, आई थिंक टेक्निकली मेरे को इम्प्रेस भी कर रहा था, इट्स नाउ 390 ऑन द हायर साइड। अनुज, रिकवरी बाजार में बिल्कुल वीरू, और ये अच्छी रिकवरी है मार्केट में, और अगेन बैंक निफ्टी लीड कर रहा है इसको। अब सिर्फ 0.25% बैंक निफ्टी नीचे रह गया है, और निफ्टी अब 18,257, वो जो 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और S3 सपोर्ट 3 दोनों के दोनों एक ही लेवल पर थे, और वहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। अब यहां से अगर मार्केट में हल्का सा और तेजी आ गई तो मेरे ख्याल से ये एक 18,300 तक अगर चला गया निफ्टी तो बहुत जबरदस्त क्लोज होगी। खैर, एक उस पर वापस आते हैं, अब यतिन को जोड़ लेते हैं और हमारी सेगमेंट क्या चल रहा है, और आज फोकस है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो यतिन बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें रियल एस्टेट स्टॉक्स की, तो पिछले 3 महीने का स्केल देख लें, 6 महीने का स्केल देख लें, 1 साल का स्केल देख लें, तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई पड़ेगा रियल एस्टेट सेक्टर में।
और क्यों ना हो, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है। पिछले साल हमने देखा था कि काफ़ी सारी राज्य सरकारों ने स्टैम्प ड्यूटी पे रियायत दी थी, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में एक बाउंस आया था, एक पेंटअप डिमांड था। लेकिन अगर हम सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स के बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें, वो बहुत अच्छी रही है। इनफैक्ट Q2 जिस महीने में या जिस क्वार्टर में आपको श्राद्ध दिखाई देता है या मानसून दिखाई देता है, उस जो सीजनली वीक क्वार्टर है उसमें सेल्स भी अच्छी रही हैं, कलेक्शंस बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। तो अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो शोभा, पूर्वंकरा, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये सभी शेयरों में आपने 5 से 10% का करेक्शन देखा है पिछले 3 महीनों में। एक DLF और कुल्टे पाटिल, ये दो एक्सेप्शंस हैं जहां आपने पॉजिटिव रिटर्न्स देखे हैं। लेकिन सेकंड क्वार्टर की जो कॉन्फ्रेंस कॉल की अगर आप टेक अवेज देख लें तो सबका ये कहना है कि सेकेंड हाफ में डिमांड अच्छी रह सकती है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो यहाँ कलेक्शंस आपको लगभग 43% से साल दर साल बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके कारण काफ़ी सारी रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ आई है, लेवरेज कम हुआ है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट बुकिंग आपको सेकेंड क्वार्टर में आती हुई दिखाई दी है लिस्टेड स्पेस में, एंटीक की रिपोर्ट के हिसाब से है। और अगर हम रियल एस्टेट प्लेयर्स की बात करें तो सभी का एक टोन में कहना था कि 9.5-10% तक अगर इंटरेस्ट रेट रह जाएंगे तो डिमांड पे कोई असर नहीं होगी। तो क्लियरली जो गाइड किया रियल एस्टेट कंपनी ने ये किया है कि शायद आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रेट्स का इतना इंपैक्ट अभी के लिए ना दिखाई पड़े। और अगर आप नेट गियरिंग रेशियो देख लें या नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लें तो लोधा और शोभा, ये दोनों को छोड़ के सभी की सभी रियल एस्टेट कंपनी जो लिस्टेड स्पेस में है उनका लेवरेज रेशियो लेस देन 0.25% है। जो बड़ी कंपनी है इनका लेवरेज बिल्कुल ही नहीं है, जो कंफर्ट देता है प्राइसिंग पे और होल्डिंग पावर पे, जो भी इन्वेंट्री है उससे। तो कहीं ना कहीं बॉयंसी मार्केट में फिर से एक बार आ रही है। नॉर्थ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 3 कंपार्टमेंट्स में रियल एस्टेट कंपनी को प्लेस किया है। DLF की बात करें तो इनका मानना यह है कि जो प्री सेल्स है FY23 में करीब 8,000 करोड़ की होगी और इनका जो पहले का गाइडेंस है उससे कहीं बेहतर यहाँ सेल्स आते हुए नजर पड़ेंगे। लोधा की बात करें तो 25% की ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने दिया है नए सेल्स के बारे में। गोदरेज की बात करें तो 27% का गाइडेंस है और कोल्टे पाटिल का 25 से 30% का सेल्स ग्रोथ गाइडेंस है FY23 के लिए। ब्रिगेड की बात करें, शोभा की बात करें, जो प्रेडोमिनेंटली साउथ इंडियन मार्केट्स के प्लेयर हैं, यहाँ भी आप देखेंगे तो 15 से 20% की ग्रोथ गाइडेंस ये दोनों कंपनियां आपको दे रही हैं। ऑब्वियसली रिस्क की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं, स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, उसका क्या असर भारतीय रियल एस्टेट मार्केट पर होता है वो देखने लायक होगा। लेकिन जहाँ तक कि सेकेंड हाफ का सवाल है, रियल एस्टेट डिमांड में ज़बरदस्त पिकअप आ सकता है और शायद ये जो डिप है ब्रोकरेजेस को लगता है कि यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर प्रॉब्ली एक स्लैक पीरियड है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन शायद यहाँ मौके बन सकते हैं क्योंकि जो गाइडेंस है सेकेंड हाफ का वो बहुत बेहतरीन प्रेजेंट कर रहे हैं काफ़ी रियल एस्टेट कंपनी। ओके, तो रियल एस्टेट सेक्टर पर है नज़र। राजेश जी, एक रियल एस्टेट पर एक व्यू बन रहा था कि काफ़ी तेज़ी आ रही थी, लेकिन कुछ हुआ है यहाँ पर, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक तो हमने काफ़ी एक्सीडेंट्स भी देखे और अच्छी कंपनियों में देखे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है जैसे, वो उनका जब वो रीडेवलपमेंट वाला एक इशू आया था वहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई, फिर वो जो उनके CEO हैं उन्होंने छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की जब डिक्लेरेशन की उसके बाद यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हुआ या DLF हुआ या बैंगलोर बेस्ड जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिसने आउट परफॉर्म किया है, इनमें से किसी पर दाम लगाएंगे आप? देखिए, छोटी अवधि के लिए तो नहीं लगाएंगे क्योंकि जैसा अभी यतिन भी बता रहे थे ना कि बढ़ती हुई ब्याज दरों का एक दौर चल रहा है और अभी ऐसा लग रहा नहीं है कि कम से कम इस बार की जो मीटिंग है वहाँ पे कोई भी राहत आएगी। मुझे तो लगता है इस बार भी थोड़ी सी बढ़ती आएगी, न केवल भारत में बल्कि US में भी। आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन को देखते हुए हो सकता है कि स्टैंस में चेंज हो, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो उस दौर मुझे लगता है कि वापस से रियल एस्टेट में थोड़ा सा ट्रैक्शन आएगा। किसी के मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया हो तो कुछ एक चुनिंदा स्टॉक जैसे कि गोदरेज हो, प्रेस्टीज हो या लोधा हो, ये सब में ध्यान लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि जो खुदरा निवेशक हैं उनको रियल एस्टेट में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि कई तरह के इश्यूज होते हैं, चाहे फिर वो इन्वेंट्री के हों या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हों या ब्याज दरों के हों। उससे बेहतर होगा कि जो ये रियल एस्टेट की एंसिलरी कंपनी है, फिर वो सिरेमिक टाइल्स की हो, सीमेंट की हो, एस्ट्रल जैसी कंपनी हो, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। वो ज़्यादा एक तो सेफ बेट हो सकता है, दूसरे आपको रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं। इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि ऊपर से बहुत अच्छी टूट गई हैं, चाहे वो LIC हाउसिंग हो या JIC हाउसिंग हो, वहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है।
चलिए एक बार जरा इंडेक्स लेकर आइए निफ्टी एफएमसीजी और जरा एक बार मैं देख रहा हूँ कहाँ से रिकवरी आ रही है मार्केट में। 18,266 अब निफ्टी का लेवल और जो नीचे के लेवल हैं उससे अब अच्छी खासी आपने यहाँ रिकवरी देखी है। वापस हम वो 18,252 का जो लेवल है उसको क्रॉस कर गए हैं। ये देखिए निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स है और यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी आप देख रहे हैं और 3-4 स्टॉक्स हैं। हालांकि स्टॉक्स अभी भी रेड में ही हैं इनमें से कुछ, लेकिन आप थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहे हैं। ब्रिटानिया का एक स्टॉक लेकर आइए इंट्राडे में और ब्रिटानिया ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। अब इस समय ज़बरदस्त मूव इस समय ब्रिटानिया में। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय नीचे के लेवल से रिकवरी ब्रिटानिया में। एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये 2 और स्टॉक्स हैं एफएमसीजी बास्केट में जो इस समय अच्छा कर रहे हैं। तो एक क्लियर मार्केट रिकवरी के मूड में है। और वीरू अब एक और स्टॉक जो मार्केट की रिकवरी में हेल्प कर रहा है, डेज लो से ऑलमोस्ट मिड पॉइंट तक रिकवर कर चुका है, वो है रिलायंस। एक बार जरा रिलायंस का भी इंटरडे चार्ट लेकर आइए और रिलायंस ने देखिए क्या मार्केट को अब कोशिश की है सहारा देने की। नीचे लेवल से ये घुमा है रिलायंस। एक बार जरा टिक बाय टिक लेकर आइए रिलायंस का, तो मेरे ख्याल से या फिर कैंडल स्टिक ले आइए 5 मिनट की, तो वो थोड़ा सा आपको एक इंडिकेट करेंगे किस तरीके की रिकवरी इस समय रिलायंस में आ रही है और ये एक थोड़ा सा मार्केट को एक सपोर्ट दे रही है। मानस कुछ व्यू रिलायंस पर? तो पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है। मैंने पहले भी मेंशन किया रिलायंस के बारे में कि यहाँ की जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि कुछ करेक्शन देखने को मिला, लेकिन स्टॉक अभी भी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 2550 के लेवल्स के ऊपर रिलायंस ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ये कंसोलिडेशन का दौर है। कंसोलिडेशन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी तो करीब 2700 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। रिलायंस पर आप देखिए रिकवरी है और रिलायंस ने अगर आप देखें एक प्रिंसिपल या फिर अगर आप देखें एक प्रॉपर्टी जो मेंटेन रखी है इस पूरी की पूरी सीरीज में नवंबर में, मैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखता हूँ, ये हमेशा अपने आप को इंटरडे फॉल सबसे बड़ा था आज ही इसमें मतलब और फिर अपने आप को 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ले आया। याद रखिएगा सिंस 1 नवंबर ये स्टॉक कभी भी अपने 10 डे के नीचे क्लोज नहीं हुआ, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन रिलायंस, और आज भी इंट्राडे में उसके नीचे गया बट रिकवरी देके फिर उसके ऊपर आके खड़ा हो गया है। एक बार अगर हम और देखें किन किन स्टॉक्स में पिछले लगभग 10 मिनट में सब्सटेंशियल रिकवरी है, एक ब्रिटानिया में लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त आयशर मोटर हल्का सा रिकवर होता है, ग्रेसिम में थोड़ी सी रिकवरी है और रिलायंस में हो गया अगर आप देखें अच्छी खासी रिकवरी है। HDFC बैंक 1605 की ट्रैजेक्टरी से 1617 और 1605 का मतलब क्या है? पिछले 5 सेशन की कैंडल्स यानी उस दिन की वो 11 नवंबर की यानी वो शुक्रवार की वाइल्ड कैंडल का जो क्लोज था वो इसने वॉलेट नहीं किया, दैट्स गुड। तो ये अगर आप देखें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए अच्छा था। HDFC बैंक ठीक ठाक स्थिति में है और अगर आप देखें जो स्मार्ट रिकवरी जिन स्टॉक्स में है उसमें एक आपका HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया और कोई बहुत अगर आप देखें बड़ा मेरे को इस वक्त रिकवरी वाला स्टॉक नज़र नहीं आ रहा है। और एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका अगर आप देखें जिक्र किया था नीलेश ने, वो अच्छा करता हुआ, बट बैंक निफ्टी नाउ इट्स 42357। 42357 का मतलब ये है कि 11:45 से लेके अब तक का ये जो टाइम जोन था 11:45 से लेके लगभग 2:44 इस बीच का जो हाईएस्ट क्लस्टर है हम उस पर ट्रेड करते हुए एनसीएम इस केस में निफ्टी करीब 18,263। अब थोड़ा सा उन स्टॉक्स पे आते हैं जहां पे वीकनेस है। ऑटो स्पेस ने याद रखिएगा एक फ्रेश वीकनेस आज दिखाई है। 2 स्टॉक्स रखिएगा M&M, दूसरा स्टॉक रखिएगा TVS। इस पे हम सुबह भी बात कर रहे थे। आज M&M ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 8 सीरीज के बाद छुआ। TVS मोटर्स ने आज अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मई के बाद छुआ और ये दोनों स्टॉक्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि बोथ इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट एंड 2 व्हीलर सेगमेंट यही 2 स्टार प्राइस परफॉर्मर थे। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू क्या है? अभी इनफैक्ट कल भी एक व्यू शेयर एक हमारे साथ इसी चैनल पे हो रहा था, वो ये कहते कि जो भी एडवांटेज था और जो भी अगर आप देखिए माइलेजेस थे बाजार ने हाथों हाथ ले लिए दिवाली तक की सेल्स की फिगर में। अब इट्स ए कंप्लीट और इनफैक्ट एक डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें। आप भी क्या उसी लॉबी से बिलोंग करते हैं राजेश अग्रवाल जी?
जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो ये बिलोंग करता हूँ कि यहाँ पे सेलेक्टिव बाइंग की जा सकती है। ये जो सेलिंग आ रही है, फिर वो ब्याज दरों को लेकर के हो या कोई ये कह रहा है कि दिवाली तक की सेल्स को डिस्काउंट किया जा चुका है, मैं ये कहना चाहूँगा कि दिवाली की जो सेल्स है, इस बार की जो त्योहारी सेल्स है, वो इस क्वार्टर के नंबर्स में झलकेगी। पिछले क्वार्टर के नंबर में हमने देखा मारुति ने कितना तगड़ा बॉटम लाइन में जंप दिखाया था। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऑटो स्टॉक्स में जो नंबर्स आएंगे अगली तिमाही के, वो बेहतर आएंगे। कोई गिरावट आती है इसमें, खास करके दो स्टॉक, टू व्हीलर में बजाज ऑटो और फोर व्हीलर में मारुति में हम बुलिश हैं, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और इसके अलावा हम समझते हैं कि ऑटो एंसिलरी पैक में बहुत अच्छा रुझान बना हुआ है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। कई जगह तो इतनी अच्छी अर्निंग्स आई है कि आप वहाँ बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि ऑटो एंसिलरी की बात की जाए तो FIM इंडस्ट्रीज़ को ले लीजिए, LG बालकृष्ण को ले लीजिए। ये दो ऐसे स्टॉक है जहाँ हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया हुआ है। ओके, देखिए जैसे ही हमने मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी की बात की, एक और मार्केट में नॉक आया और वो आया कर्टसी IT। एक बार जरा 2-3 IT स्टॉक्स ले आइए। IT इंडेक्स से देख लेते हैं सबसे पहले तो। वो थोड़ा सा एक हल्का हुआ ऊपर के लेवल से, और इन्फोसिस और TCS, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स इस समय इसमें थोड़ा सा नॉक। हालांकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और बैंक निफ्टी अच्छी खासी मजबूती इस समय रिलेटिव मजबूती लेके पकड़ा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि इस इंडेक्स को ज़्यादा नीचे ना जाने दे निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का एक बड़ा सहारा इस समय। एक बार हिंडाल्को का चार्ट लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट देखते हैं हिंडाल्को का। ये एकदम से कुछ यहाँ पर हुआ और ये देखिए मूव इस समय आता हुआ हिंडाल्को में। अब पता नहीं ये कुछ ग्लोबल फैक्टर है क्या है जो मैंने मिस किया हो, लेकिन एक मूव आया इसमें। और एक बार जरा नायका लेकर आइए, नायका का इंट्राडे चार्ट। सुबह हमने एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी आपको कि क्यों आज नायका नहीं गिरेगा, क्योंकि ब्लॉक जो था वो प्री ओपन में ही हो गया था, ब्लॉक विंडो में हो गया था, और जितना क्वांटिटी एब्जॉर्ब होनी थी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। और इसके लिए ये देखिए नायका में अब इस समय एक ज़बरदस्त मूव आता हुआ। इनफैक्ट एक बार PB फिनटेक का भी शेयर लेकर आइए, PB फिनटेक और नायका दोनों। और PB फिनटेक भी करीब लिस्टिंग के बाद करीब 70% गिरा है PB फिनटेक। राजेश जी, एक बात कई लोग कह रहे हैं कि PB फिनटेक पर ध्यान दीजिए प्योरली फ्रॉम द बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू, और अब जिस लेवल पर ये स्टॉक आ गया है और जिस वैल्यूएशन पर अब ये स्टॉक आ गया है, आप ऐड करेंगे स्टॉक को पोर्टफोलियो में या दूरी रहेंगे इससे? अनुज जी, ये जितने भी न्यू एज कंपनीज कह लीजिए जो ऑनलाइन में हैं, प्राइस सभी के बॉटम लाइन रेड में है। अकेली नायका ऐसी कंपनी है जो पॉजिटिव में है। लगातार कई क्वार्टर्स से हमने देखा है उनके बॉटम लाइन पॉजिटिव आते हुए। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पॉजिटिव में है। बाकी दूसरी सारी कंपनियां हो सकता है लॉसेस कम हुए हों, लेकिन कई कंपनियों के मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि बहुत जल्दबाजी में वो बॉटम लाइन ग्रीन में आती हुई नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस स्पेस में किसी को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो या रिस्क प्रोफाइल अच्छी हो और वो लंबी अवधि का नज़रिया रखता हो, तो सिर्फ नायका इस पूरे स्पेस में मेरे हिसाब से उपयुक्त बैठती है, क्योंकि एक वो प्रॉफिट में है, दूसरे उनके ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छे हैं, तीसरे अगर आप देखें तो ऑफलाइन में भी अपनी बढ़त बना रहे हैं। 40 सिटीज़ में करीब 80 स्टोर्स हैं इनके। और मुझे लगता है कि जिस तरीक़े से उन्होंने अधिग्रहण सैलून बिजनेस में या कुछ ब्रांड्स में किए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले दिनों में रिटर्न दे सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये स्टॉक्स उनके लिए ही है जिनकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है और वो लंबी अवधि के लिए बैठे रहना चाहते हो। ओके, चलिए ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आते हैं आपके लिए। मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं KR चोकसी होल्डिंग के देवेन चोकसी। देवेन भाई, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, आपने समय निकाला। और अब आप इस समय क्या राय दे रहे हैं क्लाइंट्स को? एक बहुत जो पिछले 10 दिन से मुझे कंप्लेंट सुनने में आ रही है लोगों की, वो ये सुनने में आ रही है कि निफ्टी तो पहुंच गया 18,400 पर, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो अभी 17,400 पर अटका हुआ है। आप भी ऐसा नोटिस कर रहे हैं क्या मार्केट में, और क्या व्यू है आपका? हाँ अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का जो दौर चल रहा है उसके अंदर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आप बड़ी कंपनी के अंदर देख रहे हो, क्योंकि जो मिड टीयर की कंपनीज है उनके अंदर गए साल में जो दाम बढ़े थे वो दाम तो उसके समय के शायद जल्दी बढ़े थे, तो वैल्यूएशन पीक हो चुका था। एंड दोज कंपनीज हैव नॉट वंस अगेन स्टार्टेड स्केलिंग बैक टू द न्यूअर लेवल्स, क्योंकि दे आर स्टिल एक्सपेंसिवली ट्रेडेड।
So today, some of the larger companies, they are trading at a reasonably reasonable valuation. तो उसके ऊपर इन्वेस्टर का फोकस जाता है। और जहां हमने ऐसा इतने सालों का एक अनुभव है कि एक इन्वेस्टर यानी फंड इन्वेस्टर भी उसको इंक्लूड करते हैं, वो मार्केट में जब भी अनसर्टन टाइम रहता है तभी वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। जब भी मार्केट के अंदर एक सिक्युलर बुल रन चालू होता है तभी वो समय के अंदर वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आता है। तो मेरे ख्याल से 2022 का साल काफी हद तक एक मिक्स ईयर रहा है। तो उसके अंदर डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है वो ज्यादातर प्रीफर करेगा लार्ज कैप की तरफ जाने के लिए। वैल्यूएशन लार्ज कैप के अंदर कंपैरेटिवली आई थिंक अफोर्डेबल है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो some of the large ticket investors are also I think buying large cap companies. And last but not the least, as I see the time coming ahead, जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए समय मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आई थिंक लार्जर द साइज, bigger the ability to make profits and bigger the ability to reward investors. So obviously I think उसके अंदर एक्टिविटी ज्यादा रहनी चाहिए, and that is one of the reasons for which you are not seeing enough amount of following in some of the mid cap companies and the small cap companies. ओके चलिए एक बार ज़रा स्टॉक लेकर आइए पिरामल फार्मा का। ये पिरामल फार्मा में ज़बरदस्त डिक्लाइन रहा है, मतलब कई लोग फंसे भी इसमें, क्योंकि लग रहा था कि शायद वो जो MSCI की सेलिंग थी उसके बाद कई जानकार लोगों ने इसको लिया भी था, और उसके बाद इसमें एक वन वे डिक्लाइन उसके बाद आया था दोबारा। अब इस समय ये स्टॉक 9% का मूव, और ये पूरा का पूरा मूव पिछले 5-6 मिनटों में आता हुआ ज़बरदस्त मूव इस समय पिरामल फार्मा में आ रहा है। और ये इस स्टॉक का एक महीने का चार्ट लेकर आइए, एक या 2 महीने का, इसमें आप नोटिस करेंगे किस तरीके का मूव आ रहा है। लेकिन ये एक ज़बरदस्त, ये देखिए ये 1 महीने का मूव है पिरामल फार्मा का। वो जो एक अपटिक आई थी वो लग रहा था जो MSCI की सेलिंग खत्म हुई उसके बाद आई थी, उसके बाद इसमें लगातार दोबारा गिरावट आई, और आज अब वापस इंटरडे ले आइए 9% का मूव इस समय पिरामल फार्मा में आ रहा है। देवन भाई, फार्मा पे क्या व्यू है आपका इस समय फार्मा में? क्योंकि हमने देखा है 2 साइडेड मूव्स मिले हैं, कुछ स्टॉक्स तो बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं जैसे सन फार्मा, कुछ में काफ़ी वीकनेस रही है। यहाँ पर आप कैसे अप्रोच करेंगे? So again I think सन फार्मा का आपने नाम दिया, सन फार्मा लीजिए, सिप्ला लीजिए, उनका जो कारोबार है उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स यानी स्पेशलिटी मेडिसिन की जो फैसिलिटीज है प्रोडक्शन कर रहे हो, उनके अंदर उनका कारोबार काफी हद तक सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहा है। और जहां तक हम समझते हैं कि जो स्पेशलिटी जेनरिक्स के अंदर जो कंपनियां हैं उनको कंपैरेटिवली प्राइसिंग प्रेशर दूसरे मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के मार्केट के अंदर कम मिल रहा है, and as a result of which I think they are relatively better off in maintaining the profit margin. तो सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनी ने काफी हद तक ये डायरेक्शन में काम पिछले सालों में किया है, and I think they have always been suggesting that they are moving systematically ahead into this space. So that is one of the reasons for which I think they are having relatively better performance to talk about, including likes of Dr. Reddy. मेरा ऐसा मानना है कि some of the larger companies in pharma who have moved into this particular space would probably be better off compared to many of the mid-sized companies के जहाँ पे खाली जनरिक के ऊपर फोकस है, वो शायद इतने अच्छे परफॉर्मेंस अगले समय के अंदर नहीं दे पाएंगे। तो आई थिंक आई वुड स्टे विथ सम ऑफ द लार्जर कंपनीज for a gain of around 20% or so in a year. I think that would be a good enough gain as far as I think the opportunity goes on a safety side. आपकी स्क्रीन पर देखिए फार्मा पे देवेंद्र जी का व्यू। देवेंद्र जी, ये इस बार टाइटन की अर्निंग्स आपने देखी थी, और उस टाइटन की अर्निंग्स के बाद पिछले लगभग आप 1 महीने में देखें तो गोल्ड प्राइसेस में भी एक सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है। अभी आपका टाइटन पे व्यू क्या है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में? इसमें से कुछ चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो इस वक्त प्राइस पे? So overall, I think demand scenario continues to remain strong, और ये हिसाब से जो ये साल में 2 साल के बाद जो मैरिज सीजन जो शुरू हुई है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी बिजनेस पीपल आर कंफर्मिंग वेरी गुड टाइम फॉर देमसेल्फ। तो शायद आई थिंक डिमांड सिनेरियो के ऊपर हम कोई डाउट नहीं कर रहे हैं ये समय के अंदर। हमेशा चैलेंज एक ही रही है वैल्यूएशन की। टाइटन के अंदर वैल्यूएशन कभी उसके अंदर सस्ता नहीं रहा है, हमेशा एक्सपेंसिव रहा है। मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ इन्वेस्टर को कि आप टाइटन जैसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखते हैं तो लेने के बाद 2 साल तक उसके भाव ना देखें, क्योंकि आई थिंक यू माइट नॉट गेट आई थिंक इनफ अमाउंट ऑफ रिटर्न, but because you're buying little bit expensive. So after 2 years, when I think it starts getting normalized along with the earnings of the company, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको रिटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका रहता है कंपनी को पोर्टफोलियो में लेने का। दूसरा तरीका ये रहता है कि मार्केट में कोई कारण से कोई प्रेशर आता है, कोई फॉल आता है और ये अच्छे काउंटर के अंदर दाम घटते हैं,
तो वो समय के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो में उसको ले सकते हैं। तो दैट विल प्रोबेबली आई थिंक कट डाउन योर गेस्टेशन पीरियड और वेटिंग पीरियड। ये दोनों चीज को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा और इस पर आपका आउटलुक है। हमने इस बार बैंक की लीडरशिप में बैंक निफ्टी ने, जिसने अगर आप देखें सबसे पहले अपना ऑल टाइम हाई छुआ, हमने सबको परफॉर्म करते हुए देखा। पीएसयू बैंक्स ने अगर देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, लेकिन इस पूरे शोरगुल में, इस पूरी तेज़ी में, इस स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बीच है आपका बहुत एक सुस्त NBFCs का प्राइस परफॉर्मेंस रहा। इसकी वजह एंड स्पेशली B2, और अगर आपकी कोई प्रेफर्ड चॉइस है NBFCs में, चाहे वो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हो, चाहे कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हो, चाहे वो HFCs हो, वो कौन सी रहेंगी? कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो आई थिंक बजाज फाइनेंस डेफिनेटली सामने उभर के आता है, और बजाज फाइनेंस के अंदर करीबन नतीजे भी अच्छे रहे ओवरऑल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक बिकॉज दैट स्टॉक इज नेवर चीप ट्रेडेड, आई थिंक इट इज ऑलवेज प्रीमियम ट्रेडेड। तो वन ऑफ द रीजन फॉर विच आई थिंक दिस स्टॉक हैज नॉट बीन बॉट, बिकॉज इन्वेस्टर अपना एक्सपोजर चीपर स्टॉक्स की तरफ ज्यादा कर रहा है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंक्लूडिंग PSBs एंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स के जहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कंपेरेटिवली कम थे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का दबाव जो पहले क्वार्टर्स के अगले क्वार्टर्स के अंदर जो रहता था वो अभी ये समय के अंदर नहीं है। तो पीपल एलोकेटेड मोर अमाउंट ऑफ मनी टुवर्ड्स आई थिंक सम ऑफ दिस काउंटर्स। That is not suggesting that Bajaj Finance is not doing well. Bajaj Finance on the performance side I think is being doing consistently well, and on the contrary I think because of the digital lending abilities that they have relatively better margins compared to others, and that is where they command the premium valuation. मैं ऐसा मानता हूँ कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग का जो बिजनेस है वो अगले समय के लिए भी आई थिंक काफी अच्छा चल रहा है। अलॉन्ग विथ हाउसिंग फाइनेंस मेरा ऐसा मानना है कि ये दो क्षेत्र के ऊपर इन्वेस्टर नजर रख सकते हैं, and if the stock prices are underperforming in this kind of a market, it would be an opportunity to buy for the future performance that we are asking from this kind of companies, from good companies like Bajaj Finance. ओके चलिए एक बार NMDC वापस लेकर आइए स्क्रीन पर। फ्रेश इंट्राडे हाई एक वीक मार्केट में ये स्टॉक लगाता हुआ NMDC 5.5% ऊपर। देवेंद्र भाई, मेटल्स में कोई ट्रेड आपके दिमाग में इस समय आ रहा हो, या कोई आपको लग रहा है कि मेटल्स में अभी भी कुछ जूस बचा है, या फिर ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है यहाँ पर? थोड़ा कमोडिटी के ऊपर अनुज इतना जितना क्लैरिटी आना चाहिए उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है। इंडियन कमोडिटी कंपनीज के अंदर डिमांड सिनेरियो डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो वो मान के मैं चलता हूँ कि सम ऑफ दिस कंपनीज विल नॉट हैव प्रॉब्लम अबाउट द टॉप लाइन, बट द जो लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने देखा परफॉर्मेंस बॉटम लाइन के ऊपर पर्टिकुलरली मार्जिन प्रेशर के हिसाब से, वो शायद ऐसा मान के चलते कि अगले क्वार्टर के अंदर ये चीज हमें नहीं देखनी पड़े, क्योंकि आई थिंक द वर्स्ट पीरियड प्रॉब्ली ऑन दैट फ्रंट इज ओवर। If they start stabilizing the margin in the third quarter and fourth quarter, then certainly, according to me, I think some of these commodity stocks would probably have some relative better times to talk about. But मेरा ऐसा मानना है कि बाई करने के लिए I think market में एक substantial fall आता है इस स्टॉक के अंदर, then it would be a good opportunity. Then I think the chances of I think headroom would remain much higher compared to I think what currently they are trading at. ओके देवेंद्र, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड। और ये इस समय एक चर्चा मार्केट के ऊपर जो इस समय एक कोशिश कर रही है वापस थोड़ा सा रिकवर करने की, स्पेशली बैंक निफ्टी अभी भी 78 पॉइंट डाउन, लेकिन क्लियरली अब 18,250 के ऊपर। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको। यतिन, गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, अगर हम डीलिंग रूम्स की बात करें तो थोड़ा क्वाइट है, वॉल्यूम्स कम है, मिड कैप्स रेंज बाउंड है। दो तीन स्टॉक्स फिर भी जो वो फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले IGL और MGL। गैस स्टॉक्स में जो किरीट पारेख कमेटी की रिपोर्ट है वो विद इन 1 वीक एक्सपेक्टेड है, तो किसी भी वक्त ये रिपोर्ट आ सकती है, और मार्केट होपफुल है कि शायद आपको गैस प्राइसेस पे जो डोमेस्टिकली गैस बनती है उस पर कोई कैपिंग आ जाए, और शायद अगर कैपिंग आती है तो इन जो गैस कंपनीज हैं MGL IGL जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं गैस, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। तो यहाँ काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आज खरीदारी कर रहे हैं, और डीलिंग रूम्स भी यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा पोजिशनल ट्रेड शायद 1 वीक 10 दिन के अंदर आपको जब ये रिपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा और आता हुआ पब्लिक डोमेन में, तब शायद यहाँ मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये गैस स्टॉक्स की बात हुई। दूसरा, मन्नापुरम रिजल्ट्स के बाद एक डेड कैट बाउंस आया और आज यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है। इनफैक्ट यहाँ HNIs की काफ़ी सारी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद यहाँ 1-2 दिन के टेन्योर से या 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको 3 से 4% का डाउनटिक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ एक STBT की सलाह भी वो
अपने क्लाइंट्स को आज के सेशन में दे रहे हैं। तो मन्नापुरम पे सेल और गैस स्टॉक्स पे खरीदारी कर रहे हैं आज के सत्र में डीलिंग रूम्स। शुक्रिया यतिन। अगर आप देखें इस पूरी चर्चा के लिए आईजीएल और एमजीएल अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बाय और मन्नापुरम एक स्ट्रॉन्ग सेल है। मीनवाइल निफ्टी on strong recovery path, it's now 18,281 स्मार्ट रिकवरी और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 42,400 है। तो उस पुट राइटर्स के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जोन ने इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक बखूबी अपना काम किया। 10 डेमा सिक्योर्ड। और अब बात एक ऐसी चीज़ की जिसके अगर आप देखें मुरीद इस कार्यक्रम में भी हैं और दुनिया जहान है। अनुज और इनफैक्ट ज़रा प्लीज़ राजेश अग्रवाल जी को रखिएगा, जहाँ से आते हैं पश्चिम बंगाल, वो फुटबॉल की दीवानगी जो है ना वहाँ पे सर चढ़ के बोलती है। अनुज, हालांकि मैं खेलता बहुत था लेकिन शायद खिलाड़ियों का नाम और टीमों के नाम या फिर उतना शौक नहीं है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप अब बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल वीरू, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है इस संडे को वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। हाँ। अच्छा, कतार में हो रहा है ये वर्ल्ड कप और काफ़ी इस चीज़ को लेकर ये आ रही थी कि क्या होने वाला है यहाँ पर। एक तो ये एक प्रॉब्लम ये था कि जो अल्कोहल सेल्स है वो वहाँ पर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो एक थोड़ा सा एक इशू उस चीज़ को लेकर भी हो रहा था। लेकिन क्योंकि एक मीम आया था कि अगर वो बैन हुआ तो फिर पता चलेगा कि असल में हम फुटबॉल के उतने बड़े फ़ैन हैं या सिर्फ एक जब हाथ में ग्लास होता है उसके बाद फ़ैन बन जाते हैं। खैर ये अलग बात है, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है वर्ल्ड कप। इसमें मुझे लग रहा है कि इस बार काफ़ी इन्होंने ध्यान रखा है। बस एक चीज़ का बहुत हमारे लिए इंडियन व्यूअर्स के लिए जो सबसे चीज़ ख़राब होगी ना वीरू, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जो कंट्रीज़ खेल रही हैं वहाँ पर थोड़ा प्राइम टाइम हो। और हमारे लिए जो हम फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा ब्राज़ील और अर्जेंटीना को। इंडिया में सबसे ज़्यादा फैंस ब्राज़ील के हैं, ठीक है ना। ब्राज़ील को एक तरीके से हम एक मान के चलते हैं कि हम जैसे हम ही खेल रहे हैं, एक हम उस तरीके से देखते हैं ब्राज़ील को। और अगर ब्राज़ील ना जीते तो अर्जेंटीना, तो ये क्लियरली एक हमारा एक वो रहता है आपस में एक, तो उसको लेकर थोड़ा सा उनके मैच रात को 11:30 बजे होंगे। तो आप एक काम करते हैं, क्योंकि ये फीवर चढ़ने वाला है और रविवार से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है। इससे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट दुनिया में नहीं होता है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है। 32 टीम होती हैं, 8 ग्रुप होते हैं, 4-4 और उसमें 2-2 उसके बाद नॉकआउट स्टेज में जाते हैं और उसके बाद मामला शुरू होता है। तो नेटवर्क 18 के ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर के श्रीनिवास राव हमारे साथ जुड़ते हुए। राव साहब, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, आपने समय निकाला। बुक मेकर्स के फेवरेट्स हैं ब्राज़ील, आपके फेवरेट्स क्या हैं? एक सेंटिमेंट ही लगा रहता है ब्राजील के साथ। वो जब भी मैदान में उतर जाए, वो पीली जो जर्सी है, हाँ। उसका एक इतना सुनहरा एक मेमोरी है हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, वो निकला नहीं जाएगा। वो जो हमने देखा है, जो 2002 में हमने रोनाल्डो को देखा है, 1994 में रोमारियो को देखा है, 82 की टीम है ब्राजील की जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं, उससे पहले की है जो, तो ब्राजील का जो एक मेमोरी है वो तो दिमाग से जाने नहीं पाता। तो साउथ अमेरिका हम जब बात करते हैं, वो एक ऑटोमेटिक ब्राजीलियन फुटबॉल हमारे दिमाग में आता है। और बिकॉज ऑफ द फ्लेवर एंड जो एक तरीके का फुटबॉल वो खेलते हैं, वो ऑटोमेटिक फेवरेट्स होते हैं, क्योंकि पब्लिक एक सिंपैथी और पब्लिक इमोशन एक अटैच्ड है। बिल्कुल। तो राव साहब, एक काम करता हूँ मैं, एक 3-4 मैंने फर्स्ट राउंड के मैचेस चुने हैं जो जिन पर मेरी नज़र होने वाली है। एक तो अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको, एक फ्रांस वर्सेस डेनमार्क, एक स्पेन वर्सेस जर्मनी होने वाला है कि जो फ्रांस से पहले जो 2 टीमें जीती थी वर्ल्ड कप। और चलिए इन 3 पर ही नज़र रख लेते हैं एक्चुअली। तो इन 3 में आपके हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग मैचअप कौन सा होने वाला है? अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको, फ्रांस वर्सेस डेनमार्क या स्पेन वर्सेस जर्मनी? देखिए, मैं तो वैसे जब मैंने टोटल टीम जब देखी थी वर्ल्ड कप की, तो मैं वन ऑफ माय अर्लीस्ट थॉट्स तो ये थे कि अर्जेंटीना और फ्रांस जो है वो वंस अगेन वो फेवरेट्स में ही उनकी गिनती आएगी। ओके, एक तो हमने देखा है लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा हमने कि अर्जेंटीना जस्ट वो मेसी के पुश के कारण वो किस तरीके से वो लास्ट मिनट तक टूर्नामेंट में बने रही थी, और वो एक कोशिश तो था उनका लास्ट मिनट तक की टाइटल पे एक हाथ मारा जाए। मेरा ख्याल है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अर्जेंटीना वापस इस टूर्नामेंट में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के आएगी। फ्रांस तो क्या कहना,
एक यंग टीम थी जो पिछला वर्ल्ड कप लेके गई थी, और वही यंग टीम अभी मैच्योर होके एक फुल फ्लेजेड स्क्वाड बन के वापस आ रही है। वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर्स जो है वो उनके साथ में है, और वो उन्होंने अपना एक जो अराइवल मार्क किया था एम्बापे ने, वो पिछले वर्ल्ड कप में किया था, तो अभी तो वो पीक फॉर्म में है। तो ये दो टीम जो, हाँ जैसे कि हम देख रहे हैं करीम बेंजेमा, उन्हें कैसे भूला जा सकता है। डेनमार्क यस बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स है, सब कुछ है, बट अर्जेंटीना और फ्रांस ये दो टीम है मैंने कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा फ्रॉम अ टाइटल पर्सपेक्टिव। रही बात स्पेन और जर्मनी की, दोनों थोड़ा सा ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड है। बोथ जो है टॉप 4 में मैं राइट नाउ नहीं देख पा रहा हूँ इनको। हालांकि मैं इंग्लैंड को देख पा रहा हूँ, हैरी केन की जो टीम है उसे मैं एज फेवरेट में नोटिस कर पा रहा हूँ, बट मेरे ख्याल है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में तो ऑन अ गिवन डे फॉर्म क्या होता है वही डिसाइड करेगा। चलिए, एक थोड़ा सा हम वो हालैंड को मिस करेंगे, वो उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई इसके लिए, वरना मज़ा आता कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें कौन एम्बापे भारी पड़ते या ये भारी पड़ते। तो एक डे ब्रुइन ऑब्वियसली अभी भी काफ़ी यंग है, हालांकि काफ़ी मैच्योर प्लेयर हो चुके हैं वो सिटी के लिए, लेकिन यंग प्लेयर्स में आपका एम्बापे हो गया या डे ब्रुइन हो गया, उसके अलावा किसी पर नज़र है क्या राव साहब जो हमें ध्यान रखना चाहिए जिसके ऊपर? मेरे ख्याल है जो ब्राजील की जो टीम है काफी यंग लड़के हैं। आप जीसस को देख लीजिए, काफी यंग स्क्वाड है ब्राजील की, जो एक अगर उन्हें फ्रीडम दिया जाए अगर अपना टैलेंट शोकेस करने का, तो मेरे ख्याल है बहुत है जो एक वो नेमार लेवल स्किल सेट के साथ में आते हैं। ये अब प्रॉब्लम यंगस्टर्स का ये नहीं है कि वेदर टैलेंट है या नहीं है, टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उस स्ट्रैटेजी के बेस पे उनको अपना स्किल सेट शोकेस करने की दिया जाएगा, उसके ऊपर बेस है पूरा। तो कौन सी टीम क्या स्ट्रैटेजी लेके आती है, सारा खेल उसके ऊपर है। आप जैसे पोर्चुगल को ही देख लीजिए, पोर्चुगल का वो एक रोनाल्डो के अराउंड जितना कंट्रोवर्सी बिल्डअप हुआ है, ऐसा नहीं कि स्किल सेट वहां नहीं है, बट उनका एक पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो एक यंग टीम के इर्द बनी हुई है। तो हर टीम का एक अपना आउटलुक है यहाँ। एक्चुअली उसी पे आ रहा था। अब ये जो क्रिस्टियानो ने एक इंटरव्यू दिया पियर्स मॉर्गन को, और जिसने पूरा तहलका मचा दिया पिछले 3-4 दिन में, और तो ऐसा लग रहा है कि पोर्चुगल के चांसेस काफ़ी कम हैं। वो थोड़ा सा उनका मैं देख रहा था, उनके और ब्रूनो फर्नांडिस के बीच में क्लियरली एक टेंशन दिख रही थी अभी जब वो टीम मीटिंग हुई थी उसमें। जी हाँ, ओके, काफी हद तक वो कंट्रोवर्सी अननीडेड भी है, नॉट रिक्वायर्ड। पहली बात तो पियर्स मॉर्गन को जो इंटरव्यू देता है उसका तो तमाशा बन के ही रहता था, वो हमने अभी पहली बार नहीं देख रहे हैं। वो जब केविन पीटरसन का क्रिकेट में इंग्लैंड टीम में जब कंट्रोवर्सी हुआ था, तो तभी भी पियर्स मॉर्गन ही थे और अभी भी पियर्स मॉर्गन ही है। और पियर्स मॉर्गन हमेशा वहां रहते हैं जहाँ पे ड्रामा हो, जहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, उनका काम ही वही है। वो बात जी एग्जैक्टली। और दूसरी बात रही रोनाल्डो की, एक मैं कहता हूँ कि जिस लेवल पे के वो प्लेयर हैं, जितने बड़े वो प्लेयर हैं, उतना उनका जो एग्जिट है वो ऑनरेबल रहना चाहिए, और ये चीज हर स्टेक होल्डर को समझनी चाहिए, इंक्लूडिंग रोनाल्डो। एट द एज एट विच ही इज, वो चाहते हैं कि अगर टीम पूरी उनके इर्द गिर्द बने, तो मेरे ख्याल है कोई भी मैनेजर, ये शायद उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं शायद उनके पहले रियल मैड्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई और क्लब की या इवन पोर्चुगल की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी मैनेजर ये नहीं चाहेगा कि जो टीम की स्ट्रैटेजी बने वो एक 38 ईयर ओल्ड के अराउंड बने, राइट। तो इसीलिए मेरा ख्याल है वो हर जगह एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है विद रिगार्ड्स टू हिज प्रेजेंस, क्या वो स्टार्टिंग लाइनअप में रहेंगे, और ये चलता रहेगा कंट्रोवर्सी। हालांकि बात ये है कि इस कंट्रोवर्सी की कोई जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप के पहले पोर्चुगल को इस कंट्रोवर्सी की कोई जरूरत थी नहीं, अननेसेसरीली इसे एक मुद्दा बनाया गया। इसमें नुकसान सिर्फ पोर्चुगल का है, और इसमें ना रोनाल्डो का नुकसान है ना पियर्स मॉर्गन का, तो उनका तो खैर फायदा ही फायदा है, लेकिन नुकसान यहाँ पे सिर्फ पोर्चुगल का। चलिए, जाते जाते आप क्या फाइनल देखना चाहेंगे, कौन सी दो टीमों का आप फाइनल में देखना चाहेंगे? अर्जेंटीना को मैं फाइनल में देखना चाहूंगा। अर्जेंटीना वर्सेस, देखो मैं ये लोग ये समझेंगे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेसी का मैं फैन हूँ, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक आदमी ने सिंगल हैंडेडली अपना एक करियर जो है एक कंट्री और एक क्लब के अराउंड बनाया है, मुझे डिएगो मैराडोना की याद दिलाता है, जो मेरे फेवरेट फुटबॉलर थे।
और जब से एक वो हालांकि जब से वो मैराडोना के का वर्ल्ड कप देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तब से जब अर्जेंटीना आती है तो एक, और इस बार टीम को देख के लग भी रहा है कि उनमें वो जोश है और उनमें वो एक एग्रेशन है। मैं इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, इस इंग्लैंड टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। हालांकि मार्केट में ये जोक होता है कि इंग्लैंड को आप सपोर्ट कीजिए लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए कभी उनसे कुछ, क्योंकि वो से फाइनल तक भी आ जाएंगे, सेमीफाइनल तक भी आ जाएंगे, लेकिन जीत के नहीं लेके जाएंगे। 1966 वाज अ रेयरिटी, बट आप क्रिकेट में भी देख लीजिए इंग्लैंड जो है वो उस चीज को चेंज कर रही है, वो एक वर्ल्ड कप का टैग जो है बार बार उठा रही है, तो फुटबॉल में क्यों नहीं हो सकता, और काफी अच्छी टीम है हाल के। तो इंग्लैंड एक फेवरेट है, और हाँ फ्रांस तो मैंने पहले भी कहा जो यंग टीम थी पिछले वर्ल्ड कप में वो भी मैच्योर होके बिल्कुल ब्रांड न्यू टीम बन के आई है। तो बेंजेमा और एम्बापे जैसे स्ट्राइकर है, कैसे इग्नोर करोगे इसको। चलिए राव साहब शुक्रिया आप, और इस वर्ल्ड कप में आपसे थोड़ी और चर्चा करेंगे हम जैसे जैसे मैचेस आगे प्रोग्रेस करेंगे। शुक्रिया आपका। चलिए मार्केट एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए, देखिए क्या ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट में इस समय, और बैंक निफ्टी अब आ गया ग्रीन में। ये एक ऑलमोस्ट मार्केट के लिए एक मैग्नेट बन गया बैंक निफ्टी। जब भी मार्केट को या संजीवनी बूटी टाइप का बन गया, जब भी मार्केट में मुश्किल आती है बैंक निफ्टी अपना हाथ खड़ा करता है। और ये देखिए इस समय बैंक निफ्टी ग्रीन में आता हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी भी अब करीब करीब ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग है, क्लोजिंग इससे अच्छी मार्केट को मिल नहीं सकती थी। अच्छा एक बार जरा इन्फोसिस लेकर आइए, इंट्राडे इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय इंट्राडे में एक ज़बरदस्त मूव दिखा रहे हैं। ये देखिए इन्फोसिस करीब करीब 0.5% ऊपर, HCL टेक इस समय 1-1.25% ऊपर, HCL टेक, टेक महिंद्रा लेकर आइए, ये इस समय ग्रीन में आता हुआ। ज़बरदस्त मूव इस समय सारे के सारे स्टॉक्स में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक मैसिव रिकवरी। इनफैक्ट जैसा मैं बोल रहा हूँ ये क्लोज हुई तो ये एक मार्केट के लिए ज़बरदस्त क्लोज होगी। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आती हुई। बैंक निफ्टी तो खैर ज़्यादा गिरा ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें भी बैंक निफ्टी में भी रीजनेबल रिकवरी इस समय आती हुई यहाँ पर। तो एक ज़बरदस्त एक मूव इस समय आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। एक परफेक्ट टाइम है हमारे लिए स्टार्ट करने के लिए BTST कॉल्स। शुरुआत कर लेते हैं उसके, फिर चलिए मानस जी आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, बताइए क्या कॉल होगी आपकी। देखिए पीएनबी भी खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि पीएनबी के अगर पैटर्न देखिए तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। 46 रुपए के ऊपर के प्राइस चल रहे हैं, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो 45 रुपए के स्टॉप लॉस से पीएनबी में खरीदारी करेंगे 48 रुपीज के टारगेट के लिए। पीएनबी में बाय करेंगे, और पीएनबी ने अपनी, आप देखें आज बैंकिंग में जो लीडरशिप सुबह से मेंटेन की थी उसको वो अभी भी मेंटेन करता हुआ। याद रखिएगा जो हम एक मोमेंटम नाम की चीज़ होती है ना, जिसमें हम OI को जोड़ते हैं, जिसमें हम वॉल्यूम को जोड़ते हैं, जिसमें हम आप देखें ऑप्शन एक्टिविटीज़ को जोड़ते हैं, तीनों चीज़ अगर जोड़ के देखें तो मोमेंटम कैरी करने के लिहाज से PSU बैंकिंग बास्केट में ये वो स्टॉक है जो अपने साथ मोमेंटम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरी कर रहा है। ओके, इट्स अ बाय कॉल फ्रॉम मानस जी। डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पे डाउ फ्यूचर्स भी रखिएगा, क्योंकि वो भी हमें दिखाना जरूरी है दर्शकों को, और उसके साथ ही हम याद रखेंगे ये ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं। राजेश सतपुते जी आपके ट्रेड कैरी करेंगे। वीरेंद्र जी देखिए मैं पीडीलाइट को लेके जाऊंगा। पीडीलाइट का चार्ट अगर आप देखें तो 2690 का जो स्तर है ये इसने सुबह से मेंटेन किया हुआ है, और इनफैक्ट अभी जो था जो करंट प्राइस है वो 2700 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से पीडीलाइट में एक स्टेबिलिटी है, तो एक स्टेबल काउंटर लेके जाऊंगा। पीडीलाइट इज अ बाय, 2670 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करूंगा। 2760 का पीडीलाइट का टारगेट होगा। ओके चलिए अब कविता जी से भी ले लेते हैं BTST कॉल उनकी। कविता जी बताइए। या अनुज जी, सो इज लाइक इन लास्ट 15 मिनट्स जब हम फुटबॉल मैच फीफा को डिस्कस कर रहे थे, आईटी में एक अच्छा मूव आया है जहां HCL टेक 1106 के लेवल्स पर फिलहाल है। ऑन डेली चार्ट अपने स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज से अच्छी रिकवरी बताते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है 1118 1120 के टारगेट्स के लिए HCL टेक को एज BTST लेके जाया जा सकता है। इवन एन FL जो हमने शो की शुरुआत में डिस्कस किया था उसे भी एज BTST लेकर जा सकते हैं। फॉर HCL टेक वन शुड टेक स्टॉप लॉस ऑफ 1093 ऑन द पोजीशन। ओके, FL इंडिया ये आप कैरी करेंगी कल के लिए, यानी मंडे मॉर्निंग के लिए, नॉट एग्जैक्टली कल। समित आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए वैसे बायोकॉन जो हमने डिस्कस किया है वो ट्रेड अभी मैच्योर हो रही है। 288 के ऊपर जो ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्ट था वो अभी ब्रेकआउट आने के कगार में है।
बट यहाँ पे अगर कोई फ्रेश ट्रेड लेना है तो अगेन एक मिड कैप आईटी काउंटर है बिरला सॉफ्ट। काफी टाइम से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में, और आज सुबह से ये बस कर रहा है, और जैसे ये वॉल्यूम एक्टिविटी है यहाँ से एक इंडिकेशन एटलीस्ट जो रीसेंट उसका कंजेशन जोन है ये प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक निकाल सकता है। तो इसमें भी एक एंटिसिपेशन हम लेंगे कि 288 का उसका जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये ब्रेक करेगा। बिरला सॉफ्ट बाय करने की सलाह होगी, 280 का स्टॉप लॉस और इसमें 299 का टारगेट रहेगा। चलिए अब राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी सॉरी, मैं एक्चुअली उस समय मार्केट में रिकवरी आ गई, मेरा मूड था आपसे भी एक वर्ल्ड कप पे आपका व्यू लेने का, और क्योंकि उस समय चर्चा गर्म थी, लेकिन एकदम से मार्केट रिकवर हो गया तो मुझे लगा कि पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। तो आप अपनी पिक दीजिए स्टॉक पर और अपनी पिक दीजिए वर्ल्ड कप के लिए भी। देखिए, वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो 3 टीम आउटस्टैंड करती है। वैसे तो राव साहब ने इतना डिस्कस कर लिया कि उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, बहुत अच्छा डिस्कशन था। ब्राज़ील, पोर्तुगल और अर्जेंटीना, जहां कि मैं ये चाहूँगा कि जो फाइनल्स हो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में हो तो बहुत बेहतर होगा। वैसे पोर्तुगल भी कम नहीं है। 18 तारीख को फाइनल्स है, 18 दिसंबर को। पूरे बंगाल में ये एक आफ्टर दुर्गा पूजा कहा जाए तो एक बड़ा फेस्टिवल कहा जा सकता है फीफा वर्ल्ड कप। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल हमारे पूरे स्टेट की नज़र रहेगी। यहाँ तक कि हमारे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है टीएमसी की, उसके एक एमएलए मदन मित्रा साहब ने तो एक जो हैया हैया करके उनका थीम सॉन्ग है फीफा का, उनके सामने में उन्होंने दे गोल करके एक नया वीडियो बनाया है। वो आप यूट्यूब में खोजेंगे तो शायद मिल भी जाए। और जहाँ तक स्टॉक की बात है, अगले हफ्ते के लिए मैं समझता हूँ कि गो फैशंस पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ की हमारा टारगेट अगले हफ्ते के लिए 1200 रुपये का है, 1220-25 रुपये का। लेकिन थोड़ी लंबी अवधि रखा जाए तो 1400 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। बॉटम वेयर वुमेंस में एक लीडिंग ब्रांड है, 8% के आसपास मार्केट शेयर है, 1500 के आसपास इनके लार्ज फॉर्मेट स्टोर है। इस क्वार्टर में ही अगर आप देखेंगे तो करीब 36 स्टोर उन्होंने खोले थे, और ऐसा मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा गया कि 120 से 130 स्टोर ये प्रति वर्ष खोलने की बातें कर रहे हैं। रेवेन्यू सेकेंड क्वार्टर में 48% के जंप के साथ आए थे। हालांकि बॉटम लाइन में कोई विशेष चेंज नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीक़ा से ये बॉटम वेयर, ब्रांडेड बॉटम वेयर की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसमें एक बड़ा प्ले साबित हो सकता है। इतने 1500 स्टोर के साथ मैं समझता हूँ यहाँ बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। छोटी अवधि में हमारा अनुमान 1220-1225 के टारगेट का है। चलिए देखिए, एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र रखिए वापस, और एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी इस मार्केट के लिए कि आप जो मर्जी कर ले, मार्केट नहीं गिर रहा है। मतलब ठीक है, ऊपर से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन ये मार्केट कोलैप्स नहीं कर रहा है। कोई ना कोई है इसको जिस मार्केट को, और फिर वही बात है वीकेंड से पहले किसने इस मार्केट में बाय किया 3 बजे, ये देखने वाली बात होगी। आज FIDI के आंकड़े भी देखेंगे और कितनी ज़बरदस्त बाइंग खासतौर से IT में आई है पिछले 10-15 मिनट में। ज़बरदस्त मूव इनफैक्ट IT स्टॉक्स दिखा रहे हैं। और ICICI बैंक को और जोड़ लीजिए, ICICI बैंक प्लस IT ये मिला के एक अच्छा खासा इसने जो रिकवरी दिखाई है। ये ICICI बैंक देखिए, क्या ब्यूटीफुल चार्ट है ICICI बैंक का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें आपने पिछले 1 साल में कभी भी बाय किया है तो मार्केट ने आपको निराश नहीं किया है। ये मतलब आपको कभी लग भी रहा होगा कि मैंने ऊंचे भाव पे ले लिया, ऑल टाइम हाई पे ले लिया, लेकिन उन स्टॉक्स ने वापस एक और ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाता है एक बैंक निफ्टी की, और इन बैंकिंग स्टॉक्स की खुद की ये कंट्रीब्यूशन इस समय निफ्टी का एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन ना। वीरो और क्या स्पॉट किया? जी, और अच्छी बात अनुज ये भी हुई कि आज की इस डिप के साथ निफ्टी ने, जैसे मैं फिर कहूँगा कि मैं एक्सपोनेंशियल दिखता हूँ, मतलब 10 नवंबर के बाद एक बार फिर से अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ, टेस्ट किया और उसको रीगेन करके फिर अगर आप देखें सब्सटेंशियल गैप वहाँ से मेंटेन करके चल रहा है। दैट्स गुड। आप बीच बीच में एक बार एवरेजेस को छू लें तो शायद आप वास्तविकता से जुड़े रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरबॉट ट्रजेक्ट्री में नहीं जाते हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। इवन निफ्टी बैंक अगर आप देखें आज का लो लगभग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी 150 पॉइंट ऊपर था। तो एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए हमने, और सही कह रहे हैं अनुज कि आज की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। याद रखिएगा, अभी भी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ इन्हीं 2 पुट्स में खड़ा है, जिस पुट की ट्रजेक्ट्री में आज ये दोनों इंडस्ट्रीज गए थे। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और जहाँ पे अच्छा मूव रहा आज, और
जो आखिरी में आके अपना एक कहीं ना कहीं रुख जाहिर करके जरा एक बार कोलगेट लेके आई है। अच्छा मूव यहाँ पर, कोलगेट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में बंद होता हुआ। लेकिन अभी अनुज ने जिक्र किया आईटी का, और मैं इनफैक्ट एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट देख रहा था। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की भी एक टेंडेंसी रही है, अगर आप इसके छोटे एवरेजेस से इसका कोरिलेशन देखें पोस्ट 12 अक्टूबर 2022 हमेशा ये चलता है, चल के कूल ऑफ होता है, कूल ऑफ में टेंडेमा को छूता है, फिर वहीं से अगर आप देखें शूट अप कर जाता है। ये वो स्टॉक है जिसने अर्निंग सीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, याद रखिएगा। मानस एचसीएल टेक्नोलॉजीज को जरा रीड कीजिएगा, दो चीजें हुई हैं, एक तो निफ्टी आईटी अगेन एक लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक, नॉट एग्जैक्टली अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट स्टिल एक डिसेंट रिकवरी। बट उसी में अगर आप एचसीएल के चार्ट को देखें तो क्या इंप्रेस कर रहा है आपको ये चार्ट? देखिए बिल्कुल इंप्रेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी हमने कोई मेजर कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं देखा। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली चार्ट बन रहे हैं। 2-3 दिन में जो करेक्शन देखने को मिला वो कहीं ना कहीं 1085 के आसपास अरेस्ट हो गया, फिर से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेरा समझना है कि इस बार अपने पिछले हाइस को भी स्टॉक ब्रीच करेगा, जो कि 1115 1114 के आसपास है। उसको ब्रीच करके 1130-35 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1092 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे करीब करीब 1135 के। जी हाँ, एक सबसे अगर आप देखिए सुटेबल अगर चार्ट फ्रंट लाइन आईटी में है तो वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। वाइड लोअर शेडो, बहुत हैंडसम बॉडी अगर आप देखें, और ये बॉडी पूरी की पूरी परसों की हायर शेडो के बीच में आप देखें रही है आज। अच्छा प्राइस बिहेवियर है। मंडे मॉर्निंग इस स्टॉक पे फिर डिस्कशन करेंगे। और देखिए अब ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, अभी कोई वक्त नहीं है आप देखें फ्रेश ट्रेड लेने का, लेकिन वक्त अब एक और चीज़ का हो चुका है और वो है हमारा खास सेगमेंट खिलाड़ी नंबर 1, जिसमें हम 3 खिलाड़ियों के जरिए आपको एक अच्छे रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। प्रदीप होचंदानी, गौरव और साथ ही साथ अरुण कुमार, ये 3 खिलाड़ी इस बार इस गेम शो को खेल रहे थे और इस बार प्रदीप ने शानदार स्विंग में जनरेट किया। इट्स 5.83 और मेरे ख्याल से गौरव भी ठीक ठाक रिटर्न निकाल के गए, लेकिन जहाँ तक आंकड़ों का ख्याल करें तो प्रदीप इस हफ्ते के विनर हैं। प्रदीप हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रदीप की तरह स्टॉक्स को देखते हैं कौन कौन से थे। ये क्लियरली विजिबल है कि प्रदीप ने अपने आप को मिड कैप्स में एंगेज रखा। प्राज इंडस्ट्रीज 3.25%, कृष्णा मेडिकल 3%, आईएफएल फाइनेंस 2.3%, कैस्ट्रॉल इंडिया करीब 1.8%। प्रदीप आप शुभकामनाओं के पात्र हैं इस वक्त, शुभकामनाएं आपको। आपने अगर आप देखें तो गेम शो खेला, अच्छा स्विंग जनरेट किया। आपकी अप्रोच क्या थी? आई मीन मिड कैप्स में एंगेज रखने का कारण क्या था, और नेक्स्ट हफ्ते के लिए इस आज के पुल बैक को देखने के बाद आपका व्यू क्या होगा प्रदीप? जी, मेरा अप्रोच एक तो मेन ये रहा कि जो सेक्टरल मूव्स है उसको मैंने कैच करने की कोशिश की। जैसे आपने देखा होगा कि हफ्ते की शुरुआत में एक हॉस्पिटल स्पेस चल रहा था, तो वहां से मैंने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पिक किया था। फिर जो बीच में सीमेंट स्टॉक्स का जो चलना मोमेंटम आया था, तब मैंने जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक पिक किए थे। इसके साथ ही जब इंफ्रा स्पेस में मोमेंटम था तो मैंने वहां से इंजीनियर्स इंडिया और एल&टी पिक किए। आज जब पीएसयू बैंक्स वापस से चल रहे थे कुछ कंसोलिडेशन के बाद, तो यहाँ पे मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक चुना। तो अप्रोच ये रही कि अगर पूरा सेक्टरल मूवमेंट आता है तो उसमें जो स्टॉक पिक चुने जाते हैं तो वो एक रिलेटिवली हायर मोमेंटम और रिस्क रिवार्ड देते हैं। तो वो एक मेरा अप्रोच रहा। जहां तक मार्केट के नेक्स्ट वीक के रुझान की बात है तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से निफ्टी रिवर्स हुआ है। हमारे हिसाब से 18,250 18,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, और साथ ही बैंक निफ्टी का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट है तब तक अभी भी निफ्टी में एक पॉजिटिव बायस लेके ही चलना चाहिए। और ऑन द हायर साइड 18,600 के जो टारगेट्स हैं वो हमारे इंटैक्ट है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो लॉन्ग्स हैं वो निफ्टी में मेंटेन करने चाहिए। शुक्रिया प्रदीप, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस गेम शो को खेला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं एंड हैव अ नाइस वीकेंड। और एक काम करते हैं, जरा एफएनओ सेटअप देखते हैं कि इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। इस स्ट्रॉन्ग रिकवरी के पीछे जब निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट अब फ्लैट हो चला है और इट्स हार्डली अगर आप देखें 24 अंकों का नुकसान, और निफ्टी में अगर आप देखें हार्डली 33-34 अंकों का नुकसान है। हालांकि देखिए बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप ज़मीनी तौर पे देखें तो स्टिल ओनली लॉन्ग बिल्डअप 12, सुबह ये 4 था, नाउ इट्स 12, शॉर्ट कवरिंग 51 और सुबह मेरे ख्याल से करीब करीब 49 थी, तो बहुत कम तब्दीली हुई है। बट स्टिल पीएनबी आज का फेवरेट स्टॉक।
ये एक साल के हाईएस्ट क्लस्टर बंद होता हुआ। हनीवेल ऑटो, आई थिंक पिछले कुछ समय में इसने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी ली है, इसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। और आईजेल, एबॉट और कोलगेट, इन सब ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी? एनएमडीसी आज सुबह, पिछले 4 दिन से स्टॉक में काफ़ी शॉर्टिंग थी, आज शॉर्ट कवर हुआ। बिरला सॉफ्ट, एमजीएल, चोला और इंटरग्लोब एविएशन, इसमें आप देखिए शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। बट याद रखिएगा दैट फिगर ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग 107 प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है, फीलिंग है, वो बाजार में आज भी काफ़ी मजबूत रही। शॉर्ट बिल्डअप अगर आप देखें था आज बीईएल में, एसआरएफ में, इंडियाबाद में, एमसीएक्स और आईसीआईसीआई प्रू में। बट लॉन्ग अनवाइंडिंग ग्लेनमार्क, रेन इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, मन्नापुरम फाइनेंस और नाल्को जैसे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आज देखने को मिली। एक बार जरा हनीवेल लेके आइएगा, ये स्टॉक इनफैक्ट मेरे शीट पे कुछ देर पहले ही अगर आप देखें आया था, यस एट 4940, इनफैक्ट 4950, थोड़ा बड़े टिकट साइज का स्टॉक है, बट स्टिल आई मीन अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो ये 20 सितंबर 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में क्लोज हो रहा है। और एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ आप एफएल इंडिया लेके आइएगा, ये स्टॉक वो जो कविता जी ने अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें तो रिकमेंड किया था। और देखिए कविता जी के बात करते करते रिकमेंडेशन देते देते मेरे ख्याल से लगभग 3-5 पे ये स्टॉक 1265 पे था। कॉल कविता जी ने दी थी करीब 1260 की रेंज में, 1270 की रेंज में, और अब 1294, और ये करीब 1300 रुपए का हाई लगा के आया। कविता जी बहुत अच्छी कॉल थी, बहुत अच्छी कॉल थी। स्विंग काफ़ी अच्छा खासा देखे गया और स्ट्रॉन्ग मूव था। चोला फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे एक और स्टॉक जिसने आज याद रखिएगा पुल बैक दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं था बट एक पुल बैक दिया। आज का जो उसकी ओपनिंग ट्रैजेक्टरी थी वो एग्जैक्टली थी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे स्लिप हुआ लेकिन उसको रीगेन करके वॉल्यूम्स कहाँ पे थे, कैसे थे वॉल्यूम्स? तो वॉल्यूम्स अच्छे थे, यस। 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, अगर औसत ट्रेड हो रहा था 2 शेयर तो आज 6 शेयर ट्रेड हुए, बट अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में एक स्मार्ट रिकवरी थी एट 715 अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बैकफुट पे कौन कौन था? ग्लेनमार्क फार्मा आपकी स्क्रीन पे आज क्लोज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। नवीन फ्लोरिन, मन्नापुरम फाइनेंस, डालमिया भारत, आज इस स्पेस में, सीमेंट स्पेस में थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी। उसके बाद एसआरएफ केमिकल बास्केट में, एसआरएफ एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें पेन काफी था। एक चेक लेता हूँ इनफैक्ट इस पे मानस, एसआरएफ का ये 3rd क्लोज है, मतलब विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बिलो 200 डेमा। आपका व्यू बहुत संक्षेप में? देखिए बिल्कुल नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज काफी समय के बाद रीच हुए हैं, तो शायद ये गिरावट अभी और बढ़ेगी, 2160 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए और इस गिरावट पे अभी के लिए तो फिलहाल खरीदारी नहीं करनी है। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक हमने मूव देख लिया और चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे। 35 अंक हार्डली नीचे निफ्टी 18308 एंड 42446 निफ्टी बैंक। अनुज क्लोजिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी क्लोजिंग जरा समझाइए बड़ी वॉल पे। बहुत ही अच्छी लगी क्लोजिंग वीरू। ये जो है ना, अगर आज आपको दोपहर को 12 बजे पूछा जाता कि यहाँ पर अगर हम बंद होंगे तो आप कैसे लेंगे, दोनों हाथ से ले लेता मैं उस समय। और ये बहुत क्लियर है मार्केट में इस समय की एक देखिए, और खास तौर से जब रिकवरी आए इस तरह से लास्ट के 1 घंटे में और वो रिकवरी सस्टेन हो, कई बार तो रिकवरी आती है लेकिन वो रिकवरी सस्टेन नहीं होती, लेकिन ये रिकवरी सस्टेन हुई। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बैंक निफ्टी तो ग्रीन में ही बंद हो रहा है और निफ्टी भी काफ़ी हद तक अपने जो लॉसेस थे उनको ऑलमोस्ट पूरे के पूरे कट करके, और जैसा आपने बोला 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज S3 दोनों का कॉम्बिनेशन पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और बस एक चीज़ है कि आज का लो जो है वो थोड़ा सा लोअर हो गया पिछले 3-4 दिन के लो से, तो एक जो सैक्रोसेंट पॉइंट है वो थोड़ा सा आपका जो बेस है वो थोड़ा सा नीचे आ गया निफ्टी का। आज का लो अब आपका बेस बन गया, जो पहले 18250 था अब वो करीब 18200 बन गया। ये बात एक मान लीजिए बस। चलिए अब एक बिग वॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स में मूव देखे। ये निफ्टी 40 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे, IT इंडेक्स ग्रीन में और बैंक निफ्टी मार्जिनली फ्लैट बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइन बहुत इंटरेस्टिंग था, 1074 एडवांसिंग स्टॉक्स थे, 1752 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स थे, मतलब जो गिरने वाले शेयर हैं वो थोड़े से ज़्यादा थे एडवांसिंग स्टॉक्स के मुकाबले, और वो मिड कैप इंडेक्स में आप देख भी रहे हैं। और ये वो एक पेन है, देखिए लार्ज कैप्स में भले ही बाइंग है लेकिन मिड कैप में थोड़ी सी एक इंडेक्स लेवल पर पेन है, तो मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% इस समय नीचे था और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% नीचे था। अब लेकर आइए निफ्टी का हीट मैप और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर बाइंग हुई आज और कहाँ कहाँ पर सेलिंग हुई। तो HCL टेक टॉप गेनर निफ्टी का करीब 1% ऊपर, एशियन पेंट्स वो भी करीब 1% ऊपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ी सी बाइंग थी 1% ऊपर, SBI, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और टेक महिंद्रा में बाइंग थी, टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक इसमें भी थोड़ी बाइंग थी, ICICI बैंक। निफ्टी 39 पॉइंट नीचे बंद, लेकिन अब निफ्टी
रेड में बंद हुआ है। तो एक बार जरा स्टॉक्स देख लेते हैं जिन्होंने मार्केट को ड्रैग किया। देखिए, आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर स्टॉक्स का कोई बहुत बड़ा वेट नहीं है इंडेक्स में। महिंद्रा हो गया, बजाज ऑटो हो गया, NTPC हो गया, मारुति, इंडसइंड बैंक। तो हालांकि मार्केट ब्रेथ काफ़ी वीक थी निफ्टी पर, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट वाले स्टॉक्स नहीं गिरे थे। एक ITC मान लीजिए आप, जो वेट वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा नीचे था। उसके अलावा बाकी आप देखेंगे हीरो मोटो, UPL, SBI लाइफ, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, सनफार्मा, इनमें से किसी भी स्टॉक्स का निफ्टी पर वेट नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप देख लीजिए HDFC बैंक और लार्सन एंड ट्यूब्रो, उनमें हल्का सा था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। ओवरऑल मार्केट का आज का क्लोज, एडजस्टेड क्लोज मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा। 18,300 के शायद हल्का सा नीचे बंद हो 18,300 के, क्योंकि जो रिकवरी आई पोस्ट 3 PM आई थी। तो एडजस्टेड क्लोजिंग शायद हल्की सी 18,300 के नीचे हो, लेकिन बैंक निफ्टी पर तो क्लोजिंग ज़बरदस्त रही है 42,400, और मिड कैप इंडेक्स हल्का सा रेड में बंद हो रहा है। वीरो जी हाँ, बिल्कुल। तो अनुज के मुताबिक देखिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एंड अपने ऑप्शन राइटर्स के जोन के ऊपर बंद होते हुए। आज की सीधा सौदा की टीम, नीरज जी की टीम, सुमित की टीम को देखते हैं, और जो उन्होंने खिलाड़ियों का चुनाव किया था उनकी प्राइस परफॉर्मेंस कैसी रही उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। सुमित की टीम आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे गोवा कार्बन स्ट्रॉन्ग स्विंग, किर्लोस्कर ऑयल 3% का, वेदांता लगभग 1% का, और टाटा एलेक्सी लगभग 0.5% ऊपर 6,880 के स्तर पे। तो ये कुछ स्टार परफॉर्मेंस थे सुमित की टीम में। अब आएगी नीरज जी की टीम आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे अगर आप देखें कॉस्ट कॉम्बिनेशंस थे, कुछ सेल कुछ बाय। डिलीवरी पेन था यहाँ पे, 4.25% का स्विंग दिख गया। लेमन ट्री आपकी स्क्रीन पर 0.2% का, स्टार हेल्थ लगभग 1% का स्विंग देखे गया, और साउथ इंडियन बैंक लगभग फ्लैट बट स्टिल करीब 1/4% का स्विंग देखे गया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम कमाई का अड्डा में इतना ही, और आप लोगों से अगली मुलाकात होगी मुनाफे की तैयारी में, मॉर्निंग कॉल में। अनुज मेरी, हर्ष तक और नीरज जी की सोमवार की सुबह, और तब तक के लिए नमस्कार।